Good morning, people. Before starting, I want to give you some instructions that कि आप सभी लोग जब बात नहीं कर रहे हैं तो ये मेक श्योर रखें कि आप म्यूट पर रखें सो दैट कि हमारा बैकग्राउंड नॉइस बाकियों को परेशान न करे। एंड जब आप अपना बात खत्म कर लें तो ये भी मेक श्योर करें कि आप उसके बाद खुद को म्यूट कर दें एंड अननेसेसरी ड्यूरिंग सेशन हम बात ना करें। एंड अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है तो हम हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर सर आपसे पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन तो प्लीज आप लोग रिप्लाई करिएगा एंड बी इंटरेक्टिव इन दिस सेशन, एंजॉय दिस सेशन एंड प्लीज लेट्स स्टार्ट नाउ। मिस्टर गोयल, प्लीज ओवर टू यू. Well, thank you so much, Monita. Thank you so much. Hey, hello. Good morning. I'm Dr. Nareen Goyal, currently working as a software life skill trainer in Indian Institute of Skill Development, which is established in Gurugram and HP. I got various professional relationships with so many houses like Amity Global Business School, Ahmedabad, your Triple MS, as well as JECRC Jaipur, and Sant Haridas College, Delhi, Pacific University, Udaipur, US Social Science, Arts and Commerce College, Mohanlal Safari University, etc., etc. So that is a small introduction from my side. ये मैंने क्या किया? मैंने अभी आप लोगों को एक छोटा सा introduction दिया. Introduction is one of the major part, or we can say important part of any communication. जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना खुद का, तो फिर आप डिफाइन करते हैं अपने आप को किसी भी लेवल पर, वेदर इट इज कॉर्पोरेट, वेदर इट इज इंस्टीट्यूशन. सबसे जरूरी चीज, द फर्स्ट थिंग what you actually need or required is your formal own introduction. उसकी तैयारी करके रखें, यानी कि अपना नाम, फादर्स नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका असल में करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ में आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, ये सब कुछ आपको बिल्कुल बिना रुके रेगुलर बेसिस पर आपको बताना पड़ेगा. तब जाकर आपका एक इम्पैक्ट सबसे पहला पड़ता है, वेदर इट इज इंटरव्यू और यू कैन से वेदर इट इज योर फर्स्ट कम्युनिकेशन विथ योर बॉस और सबऑर्डिनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए. ठीक है, तो ये ऐसी ही शुरुआत मैंने आपके सामने की. व्हाट आई हैव डन राइट नाउ इज आई हैव गिवन माय प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द फ्रंट ऑफ यू. तो ये आपके लिए पहला लेसन भी है. अगर आप चाहेंगे तो इस सेशन के एंड में मैं आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखवा दूंगा, जो कि कॉर्पोरेट्स में, या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, या कह सकते हैं कि आपके कॉलेजेस में भी बहुत मायने रखता है. ठीक है, और अब मैं अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो मैं डॉक्टर नरेन गोयल हूँ. मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और हिंदुस्तान जिंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मेरे टाई अप्स हैं, और उसके साथ साथ कई तरह के प्रोफेशनल हाउस है जिसके साथ मेरा उठना बैठना है. तो ये हिंदी में मैंने थोड़ा सा आपकी भाषा में ही या मेरी भाषा में ही इसके बारे में बता दिया. आज हम क्या लेकर आए बच्चों, जितने भी कैंडिडेट्स मेरे सामने अभी हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके सामने. मैं आपके सामने वो सब चीज़ें नहीं लेकर आया हूँ कि मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊँगा, ग्रेप वाइन क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, नथिंग लाइक दैट. आपको बिल्कुल आप ही की भाषा में मैं समझाना चाहूँगा आज कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या इश्यूज होते हैं, और आपका सर्वाइवल कैसे हो पाएगा कहाँ पर, किसी भी प्रोफेशनल हाउस के अंदर. तो उसके लिए आपको क्या क्या एबिलिटीज चाहिए अपने अंदर, आपको किन बातों का ध्यान रखना है. आज का पूरा सेशन बिल्कुल उसी के ऊपर है. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. आप बीच में रिप्लाई ना कीजिएगा. आपको अगर कोई भी बात पूछनी है तो मैं लास्ट में जो हाफ एन आवर रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रखूंगा. आप उसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है अचानक से तो दैट्स द थिंग. तो आप पूछ सकते हैं मुझसे ये बातें सारी की सारी. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन. द फर्स्ट स्लाइड, प्लीज प्ले द फर्स्ट स्लाइड. मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि सॉफ्ट एंड लाइफ स्किल्स वास्तव में होती क्या है, हम जो सीखने के लिए आज आए हैं तो उसमें होता क्या है. और प्लीज आप अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लीजिए, तो सही रहेगा मेरे लिए भी. जो पीछे से आवाज आ रही है तो सबके माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज कंसंट्रेशन खराब होगा मेरा खुद का. ये देखिए बीच में जो पीछे आवाज आ रही है, आप पहले इनको शांत कर लीजिए. म्यूट कीजिए अपने माइक्स को प्लीज.
राइट, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्किल। स्किल असल में होती क्या है? आपको कई बार पूछते हैं आपके लिए स्किल प्रोग्राम होंगे, स्किल के लिए सारी की सारी चीजें होगी, तो वास्तव में स्किल क्या होती है? स्किल बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ एबिलिटीज, यानी कि आपके जो कौशल हैं उनकी सब सारे आपके अंदर कौशल क्या क्या है। आपके अंदर कुछ जन्मजात भी होते हैं, कोई आप ट्रेनिंग से सीखते हो। स्किल वो चीज है, यानी कौशल वो चीज है जो आप ट्रेनिंग से भी सीखते हो, और कुछ कुछ आप में जन्मजात भी होती है। जैसे आपकी मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड जो स्किल होती है, यानी आप आसानी से याद कर पाते हो। अगर आपके फादर या मदर बोलने में अच्छे हैं तो आप भी बोलने में काफी अच्छे निकलते हो, आपकी आवाज सुरीली होती है, आपका पिच बहुत अच्छा जाता है। साथ ही साथ में एटिकेट्स जो आप बचपन से सीखते हो, ये भी आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है और लाइफ स्किल्स के अंदर भी आता है। सॉफ्ट और लाइफ स्किल्स ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती है एक दूसरे के साथ में। जहाँ सॉफ्ट स्किल्स है यानी कि आपके टीम बिल्डिंग हो गया, आपके कम्युनिकेशन हो गया, आपके बिहेवियर हो गया, या कह सकते हैं कि आपकी एबिलिटी कोई भी हो गई जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे लीडरशिप कहा जाता है। ये सब कुछ जो है बच्चों, ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स में आती है। तो हार्ड स्किल्स क्या है? हार्ड स्किल्स में आपके आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप इनफैक्ट अगर हथौड़े से कुछ ठोकते भी हैं तो ये हार्ड स्किल है जो आप ट्रेनिंग से सीखते हैं, और ट्रेनिंग से सीखने के बाद में उसे डिलीवर करता है। लेकिन आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिक्वायरमेंट है, यानी प्रोफेशनल हाउसेस को जो रिक्वायरमेंट है, वह सबसे ज्यादा हो गई है सॉफ्ट स्किल्स की। और सॉफ्ट स्किल्स के लिए ये मैं नहीं कह रहा, कई ऐसे एमडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, में एचआर कॉन्क्लेव्स में जाता हूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, जो बड़े बड़े वहां पर लेक्चर देने के लिए आते हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो यही बोलते हैं कि मिस्टर, द प्रॉब्लम इज दैट कैंडिडेट्स टुडे, उनमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी है, दे आर लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो परेशानी होती है हमें उनसे इंटरेक्ट करने में, परेशानी होती है कि हम उनकी बातों को किस वे में हम ले रहे हैं और वो हमारी बातों को किस वे में ले रहे हैं। उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें हमेशा यही धुन जची रहती है कि मैं कब इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाऊं और कैसे मुझे वापस जंप मिलेगा। लॉयल्टी उनके अंदर नहीं है। ये सब क्या है? ये सारा सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पर दी गई है, बेस्ड ऑन मेंबर्स विद स्किल हु वर हायर्ड इनटू अ न्यू जॉब। यानी नई नौकरी जिनकी लगी, उसमें किस बिना पर यानी किस बेसिस पर उन्हें जॉब पर रखा गया। तो ये एम्प्लॉयर्स ने और एम्प्लॉइज ने दोनों ने एक सर्वे में बताया था, सबसे पहली स्किल जो यहाँ पर दी गई वो कम्युनिकेशन था। यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन वो कर पाए, सही से हमसे बात कर पाए, बिना परेशान हुए, बिना टेंशन में आए। और उन्होंने पूरी तरीके से हमें पूरी तरीके से हमें इस बात के लिए मनवा लिया कि हाँ, आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब जॉब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन, आप चीजों को किस तरीके से मैनेज करेंगे, पूरा किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। थर्ड, टीम वर्क, टीम के साथ मिलकर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। फोर्थ इज ऑलवेज पंचुअल, यानी कि आप हमेशा पंचुअल रहते हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि वक्त ऐसा आया कि आप जो है लेट आने लग गए। ऐसा नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर उसे बताया तो उन्हें हायर किया गया। क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल स्किल्स, सोसाइटी में आप आसानी से घुल मिल जाते हैं। क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप आसानी से किसी भी माहौल में घुल मिल जाते हैं, यानी कैसा भी प्रोफेशनल माहौल हो, कैसे भी तकलीफें आ रही हो, वहां पर आप आसानी से घुल मिल जाते हैं। एंड लास्ट इज फ्रेंडली पर्सनैलिटी, यानी आप ऐसे नहीं है जैसे गुन्ने होते हैं ना, बिल्कुल मुंह फुला के बैठे रहते हैं। यू आर नॉट लाइक दैट, आप इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, आप स्माइल करते हैं, आप खुश रहते हैं, और आप सामने वाले से एक फ्रेंडशिप वे में बिहेव करते हैं। जी बताइए, जी हाँ बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी की सारी वो स्किल्स हैं जिनके बेसिस पर इंटरव्यू क्लियर करके कैंडिडेट्स को हायर किया गया था। उसमें टॉप 10 में से सबसे जो टॉप मोस्ट आई थी वो आई थी कम्युनिकेशन, राइट। तो ये वो स्किल्स हैं, इन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी कहा जा सकता है, और ये पार्ट होती है लाइफ स्किल्स की भी। ये स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, और इसके लिए बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये सब ट्रेनिंग तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग, लेकिन कॉर्पोरेट्स में आपको फेस क्या करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम होती है, और आपकी लाइफ से जुड़ी क्या प्रॉब्लम है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर इस स्लाइड में आप देखेंगे, दैट इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इंटरपर्सनल का मीनिंग होता है पारस्परिक संचार, हिंदी में जिसे कहा जाता है, और इंट्रापर्सनल यानी अंतर व्यक्तिक संचार, यानी अपने आप से बात करने के लिए। तो चलिए आज आपसे कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। शुरुआत करता हूँ आपकी स्कूल लाइफ से। हो सकता है कि आप में से कुछ स्कूल में अभी हो या नहीं भी हो। आप जब स्कूल में थे तो उस वक्त पर आप देखिए कि आपके जैसे एक यूनिफॉर्म में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई, और वहां पर एक टीचर आती थी और साइलेंस प्लीज, चलो बोर्ड पे लिखो, मॉनिटर ये पढ़ के सुनाओ, ऐसे करके, और पूरा का पूरा टाइम आपने निकाल लिया, राइट।
और फिर उसके बाद में आपको खुद को पता नहीं चला कि 12th तक मैंने पढ़ा क्या, या फिर पढ़ा भी था तो मुझे कुछ भी याद नहीं। अभी अगर मैं 12th का कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आप कंफ्यूज होगे कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि वो चीज आपने रट्टा मारकर और फिर डिलीवर करने की कोशिश की, या फिर कह सकते हैं उस वक्त तक याद भी रहा किसी को, लेकिन उसके बाद में वो याद नहीं रहा, चाहे वो आपके सोशल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो या XYZ आपके कॉमर्स से जुड़ी हुई कोई चीज हो, लेकिन वो सब चीजें याद नहीं रहती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं, तो याद क्या रहता है, याद रहता है हमारे स्कूल के अच्छे पल, हमने किस तरीके से हम रहे वहां पर, हमने किस तरीके से वहां पर मस्तियां की। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग लगभग 12th तक जीरो थी। अब आप बोलोगे नहीं मैंने क्लियर किया है, मैंने पास किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लर्निंग अल्टीमेटली क्या है कि अगर इंडस्ट्री में जाए और इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल इस लेवल पर है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप अभी स्कूल लाइफ से बाहर आ चुके हो, मोस्टली मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं, आप स्कूल लाइफ से बाहर आ चुके हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में घुसे हो। अब आप सबने सेम यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, अब आप लोगों की बिल्कुल रहना सहना आपके सब कुछ अलग है, यू आर एन इंडिविजुअल। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, देखो यार गर्ल्स, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके परिवार की तरफ से एक प्रेशर हमेशा रहता है किसी न किसी चीज को लेकर, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो बॉयज को कम मिलता है लेकिन गर्ल्स को आज भी इंडिया जैसी कंट्री में मिलता है। अब मैं बात करूं कि हम लोग जब सोल्स थे, हम लोग जब चित्रगुप्त के पास थे, चित्रगुप्त को बोल रहे चित्रगुप्त ऐसा कर यार दुबई में पैदा कर, ऐसा कर दे कि नॉर्वे में पैदा कर दे, ऐसा करना ऑस्ट्रेलिया में पैदा करना, कहाँ भेज रहा है, इंडिया। इंडिया नाम सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हम यहाँ पर पैदा हो गए। अब यहाँ पैदा हुए तो ऑब्वियस सी बात है हमें कई चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बचपन से ही हमें बता दिया जाता है कि इन इन चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए बड़ा होना पड़ेगा। और जब ऐसा होता है तो हम खुद से कभी बात ही नहीं कर पाते, हमारा सारा इंटरेक्शन बाहर वाले लोगों से होता है जो हमें बताते हैं कि तुम्हें इस वे में ये चीज़ें करनी है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, 12th तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड ऐसा होता है जब हमें ये कहा जाता है कि आप वो चीज़ चुनो, आप वो चीज़ चुनो जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से आगे तक बढ़ाएगी। अब हम 10th में बहुत छोटे से हैं, हमारा तो दिमाग ही पूरी तरीके से परिपक्व यानी मैच्योर हुआ नहीं है, और उस वक्त पे हमें कहा जाता है कि तू सब्जेक्ट चूज कर, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, तू क्या लेना चाहता है। अरे नहीं पता है साहब, आप बता दीजिए। पेरेंट्स कहते हैं साइंस ले ले, बढ़िया है, स्कोप अच्छा है, ये है, मैं तेरे को ये करूंगा, मैं वो बनाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पापा साइंस समझ में नहीं आती, तो एक काम कर, कॉमर्स ले ले, कॉमर्स तो एवरग्रीन है। जो आर्ट्स में नहीं जाना चाहता, जो साइंस लेता कॉमर्स में घुस जाता है, कॉमर्स ले ले, मस्त लाइफ है। तो खुश हो गए, हाँ ठीक है यार क्या करें, कॉमर्स ले लेते हैं, उसके अलावा तो अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। फिर कोई साइंस स्ट्रीम में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, लेकिन 12th तक आते आते फिर पता चलता है शायद हम इसके लिए बने ही नहीं। तो हम किसके लिए बने, यहाँ पर काम आती है आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो बताता है कि आप किसके लिए बने हो, आप आगे जाकर आपको करना क्या। अब हम लोग पता है कैसे हैं, इंडिया में हम लोग क्रिएटिव कुछ ज्यादा करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, ठीक है, तो हम कहीं क्रिएटिव करने के लिए हम कहीं फूक नहीं सकते, जो पैसा आता है वो हम मैगी खाने में उड़ा देते हैं। उसके अलावा बचा क्या है हमारे पास, उसके अलावा पेरेंट्स भी वही पैसा देते हैं जो बोलते हैं कि देख बेटा इतने से काम चला। सैलरीज आज की डेट में इतनी मिलती है जिससे हमारा खुद का खर्चा चल जाए तो बहुत बड़ी बात, अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो देर आर सम सर्टेन लिमिट्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, बिकॉज वी आर इंडियंस। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम में। अभी कल ही मैंने कजाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, वहां पर पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। 2 करोड़ ही अपने यहाँ पर किसी स्टेट के अंदर आराम से हो सकती है, और वहां पर टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और वो हमसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री। सोचिए वहां पर लाइफस्टाइल कैसी होगी, लोग कितना आसानी से हमारे डिसीजन लेते होंगे। लेकिन हम यहाँ मर गए, हम इतनी पॉपुलेशन के बीच में पैदा हुए कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। और इसी वजह से हमारे साथ ट्रीट भी ऐसे ही होता है, भीड़ जैसे, कि हम लोग भीड़ है, हम लोग भीड़ है, कि हम इसी तरीके से चल रहे हैं। तो हम अपने आप को अलग कैसे बनाएं, अपने आप को अलग बनाने का सबसे बड़ा तरीका आपके दिमाग से होता है, यानी कि आप वो करने की कोशिश करें जो आपका मन कह रहा है कि हाँ ठीक है इसे इस वे में मुझे करना है। सब कहते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, गर्ल्स कहती है मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी, एंटरप्रेन्योर यानी बाजार का साहसी, मेरी भी इच्छा है कि मैं बनूं। लेकिन कई चीजें रोक देती है कि फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, फादर मदर जो है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ऊपर से पापा कहते हैं तेरी 2-4 साल में शादी करा देंगे, कोई तो ऐसा लड़का मिलेगा अच्छा सा जिसके साथ तेरे को, फिर उसके बाद वो लड़का चाहेगा तो वैसे भी तू जॉब करना, हमने तेरे को मना नहीं किया। बट देर आर सम सर्टेन ड्रीम्स जो कि धीरे धीरे करके किल होते चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो क्या रहा है, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली जाती है। तो अलग-अलग फ़ेज़ेज़ पे ये ज़िंदगी काम करती है। पहले अभी आप स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद में आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद में आपके बच्चे-वच्चे हो गए, फिर उसके बाद आप आगे नहीं, नहीं ये लाइफ़ नहीं है। नो, 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 लाइफ़ एक और है। मैं बताता हूँ कि वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
असली साइकिल आपका मैं अब बताता हूँ बच्चों, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मुझे भी और साथ ही साथ में इस प्रेजेंटेशन को। आपसे एक सवाल बहुत होता है और इंडस्ट्री में भी होगा, कॉर्पोरेट में भी होगा। व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू? व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू? तुम कौन हो? बोलता है मैं कौन हूँ यार, मैं मनुष्य ही तो हूँ। ये ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? आई एम जस्ट अ ह्यूमन। ऑब्वियसली यहाँ भी मैंने यही लिखा है सबसे पहला वर्ड, आई एम अ ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर ये आता है कि जब भी आपसे कोई पूछे अगर आप स्कूल में हैं तो बताइए आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट हु इज एक्चुअली स्टडीइंग इन दिस स्कूल विद दैट स्पेशलाइजेशन, राइट? नंबर 2, अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज में आ चुके हैं और कॉलेज में आने के बाद में आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम बीबीए कर रहे हैं, एमकॉम एमबीए कर रहे हैं या कुछ भी, सब प्रोफेशनल कोर्सेज। और बेवकूफों की बातें मत सुनिए जो ये कहता है ये बेसिक डिग्री है, ऐसा है वैसा है, आप प्रोफेशनल बन चुके हैं। जैसे आप प्रीति, प्रीति आप साइलेंट कीजिए प्लीज, प्रीति साइलेंट कीजिए। हाँ, ऐसे ध्यान रखो यार, बीच बीच में ऐसे इंटरप्शन होगा तो जो कान पे लगा के बैठे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। अरे यार पता नहीं क्या आवाज आ रही है, चलो अपने तो घर। सो बी अटेंटिव, ध्यान रखिए कि आपका जो माइक है वो इस तरीके से ना जाए, राइट? थैंक यू सो मच। तो उसके बाद में आप स्टूडेंट के बाद में जो बनते हैं वो है ट्रेनी। आप अगर कोई भी आपसे सवाल पूछे हु आर यू, तो आप अगर कॉलेज में है तो आप कह सकते हैं आई एम अ ट्रेनी इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, आई एम अ ट्रेनी इन द फील्ड ऑफ साइंस, आई एम अ ट्रेनी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, पेंटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये कहना पड़ेगा। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपकी हो गई एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपने बीकॉम एमकॉम कर लिया, बीबीए एमबीए कर लिया या साइंस में कुछ कर लिया है और आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप बोलेंगे आई एम अ कैंडिडेट हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई एम जस्ट अ कैंडिडेट। हाँ, यू आर नॉट ट्रेनिंग, यू आर नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ गई, ट्रेनिंग भी आपकी खत्म हो चुकी है। हाँ, फिर अगर वापस आप कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट और ट्रेनिंग। लेकिन जहां आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे कोई भी पूछे हु आर यू, आई एम अ कैंडिडेट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स हु इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद में जब आप किसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है, तो आप एक इंटरव्यू ही है। वैसे तो ये एक ही दिन होता है, तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई एम एन इंटरव्यू, वो तो उसी दिन है। आप बस इंटरव्यू खत्म होने के बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, यू आर अ स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय। फिर आपकी एक पहचान बन जाएगी, यू आर एन एचआर एग्जीक्यूटिव। सबसे पहली पहचान आपके नाम से पहले भी यही आएगी। यू आर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यू आर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, यू आर अ मैनेजर। तो यही चीजें आपकी आएगी। आपके यहाँ पर जो टैग लगेगा मैनेजर का लगेगा, और आपकी पहचान भी वही बनेगी, ही इज मैनेजर इन दैट पर्टिकुलर एरिया और इन होटल। ये चीज आपके सामने आएगी। तो ये हो गया आपके स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय। और फिर आप एक अर्नर बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूल में हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में तो आप एक ट्रेनी हैं, उसके बाद में अगर आप एजुकेशन पूरी कर लेते हैं तो आप एक कैंडिडेट हैं, और फिर उसके बाद में आप एक स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय हैं जिसकी अपनी पहचान होगी। ऑब्वियसली आई एम अ सीनियर अकाउंटेंट, आई एम अ जूनियर अकाउंटेंट इन दैट पर्टिकुलर ब्ला 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 ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो दैट्स द थिंग। अब हम ये तो मैंने आपको बता दिया गर्ल्स कि आपको बोलना क्या है जब भी आपसे कोई इस तरीके का सवाल पूछता है। तो ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा लगता है। आई यूज्ड टू बी अ कैंडिडेट बट नाउ आई एम अ स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय। ऐसे आप जैसे ही बोलते हैं ना, तो सामने वाला इंप्रेस होता है, अरे यार काफी अच्छा है, इसको काफी नॉलेज है यार, जबरदस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इफ यू आर वॉचिंग ऑन दैट स्लाइड, आपको एक चीज दिखाई देगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि आज हिंदुस्तान जिंक के बारे में सर कुछ बताइए या ऐसा कुछ है। देखिए, हिंदुस्तान जिंक एक इंडस्ट्री है, ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं पूरे इंडिया के अंदर। ऐसे ही अपने उदयपुर माइनिंग के अंदर आरएसएमएल भी है, मैं आपको बता दूं, हमारे उदयपुर राजस्थान के अंदर जैसे जिंक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, या फिर कह सकते हैं इंडिया दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में ऐसे नहीं, इसको बीच में से नहीं काटा हुआ है, सब मिक्स कुल मिलकर रहते हैं, लेकिन दो हिस्सों में कम्युनिकेशन होता है। वन इज फॉर्मल इंडिया एंड सेकंड इज इनफॉर्मल इंडिया, और फॉर्मल इंडियन सेक्टर एंड इनफॉर्मल इंडियन सेक्टर। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। फॉर्मल वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन पूरी तरीके से फॉर्मल होता है। आपको एक से दूसरी जगह अगर बात भी पहुंचानी है ना, तो आपको चैनल के थ्रू पहुंचानी पड़ती है, और साथ ही साथ में आपको उस फॉर्मल लैंग्वेज का, अपने पहनावे का और हर चीज का ध्यान रखना होता है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो टाई कार्ड पहन के टांग के घूम रहा हूँ अभी, लेकिन ये मेरे वो एटिकेट्स हैं जो मुझे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने पड़ते हैं, ये वो मैनरिज्म्स। तो हमें उस वे में बिहेव करना पड़ता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है
वहां पर आपको लैंग्वेज भी वो बोलनी पड़ती है जो वहां पर कंपलसरी होती है, जैसे कि इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, समथिंग लाइक दैट। और एक है इनफॉर्मल इंडिया, ये भी वही इंडस्ट्रीज ही है, इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, या कह सकते हैं कि बैंक्स है, सारे के सारे वो लोग, लेकिन वो इंटरेक्शन जो है बहुत इनफॉर्मल वे में करते हैं। जैसे आप सुबह गए तो आप कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बातें बातें कर रहा है, हाँ भाई क्या है, बढ़िया चल रहा है, हाँ बढ़िया बढ़िया यार, तो पार्टी दो ना यार। फिर उसके बाद बोले हाँ ये कपूर साहब यार, कभी कभी यार पानी ठंडा लाया करो। इफ दे आर टॉकिंग लाइक दिस देन दैट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पर कुछ भी नोट नहीं हो रहा है, और आपके ऊपर जो प्रेशर आता है ना, कई बच्चे इस लैंग्वेज से, दैट मीन्स दे आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, होता है कि और यार इंग्लिश में सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में क्या करूंगा यार इंग्लिश में। तो प्लीज 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 ये डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में होता है इंटरव्यू के अंदर कई बार शेखी बगाड़ने के लिए, देखो मैं कंपनीज की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना पड़ेगा, कभी कई बार शेखी बगाड़ने के लिए भी कई लोग इंटरव्यू में बैठे हुए इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, कि ताकि फाइंड आउट कर सके कि इस ये कैंडिडेट कितना बोल सकता है। एंड आफ्टरवर्ड्स आपको क्या लगता है वो सारे एम्प्लॉयर्स क्या इंग्लिश में बात करते हैं हमेशा? नहीं, दे ऑलवेज इंटरेक्ट इन हिंदी, और हमारी मातृभाषा यही है। तो आप प्लीज प्लीज मेक श्योर हो जाइए कि इंडिया में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हर टाइम कोई इंग्लिश ही बोलता रहता है। एंड सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट मीन्स यू हैव लैंग्वेज स्किल, ठीक है ना। अगर इफ आई सपोज टू नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विच इज स्पेनिश, राइट, अगर मुझे स्पेनिश आती है तो दैट इज लैंग्वेज स्किल, ठीक है। हिंदी अगर मुझे बिल्कुल कंठस्थ है, मैं उसमें अपरिहार्य, अपरिपक्व या इस तरीके के शब्द बहुत आसानी से बोल पाता हूँ, तो मुझ में लैंग्वेज स्किल है हिंदी की। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन एक बहुत अलग चीज है, आप लोगों से किस वे में इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे किस तरीके से बात करते हैं, वो डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ बात एक और आ रही है कुछ, यहाँ बात आ रही है आप गर्ल्स को होने वाली प्रॉब्लम्स की। यहाँ बात हो रही है कि आप जब इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो क्या होता है, यही जानना चाहते हो ना? लेट मी टेल यू, आई स्पेंडेड 12 years विद ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत यंगस्टर्स से मिला, 12 साल के मेरे अपने करियर के अंदर मैंने रोज 50 से 100 यंगस्टर्स से इंटरेक्शन किया है, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग सेशंस रहते थे ऑब्वियसली, फिर वो मुझसे बात करने आते थे, तो कईयों के दिलों की बातों का निचोड़ होकर ये इंसान बना है जो आपके सामने आज मौजूद है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये, नेक्स्ट स्लाइड, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज इंटरव्यू। बेसिकली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसते कैसे हैं, जब आप वहां पर इंटरव्यू देते हैं, ऑब्वियसली दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस जिसकी वजह से आप जो है वो इंटरव्यू दे पाते हैं बहुत आसानी से, तो और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इंटरव्यू है, आप ध्यान रखिएगा। पता है इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल गर्ल्स से क्या होता है? इंट्रोडक्शन तो लेते हैं, उसके बाद में कहता है कि आप इस शहर में आए हैं, आप यहाँ पर कितना टाइम रुकने वाला है? आप इस शहर में आए हैं, आप यहाँ कितने टाइम रुकने वाले हैं? अब बोलते हैं कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ऑल्दो मैं जो हूँ, मैं जयपुर से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पुणे में इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, लेकिन ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि यहाँ ये कितने टाइम यहाँ पर रुकेगी? यू नो व्हाई दे आर आस्किंग? क्योंकि गर्ल्स का फ्यूचर बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है, ये बात हर एम्प्लॉयर को पता होती है। आप कब शादी करके चले जाओगे, आपकी कब एंगेजमेंट हो जाएगी, आप कब कह दोगे कि मैं वापस माता-पिता के पास जा रही हूँ, वो इंडस्ट्रीज़ को उससे कोई लेना-देना नहीं है। उनको काम चाहिए, उनको चाहिए कि ये लड़की हमारे यहाँ पर अगर जॉइन करती है तो ये 6 महीने में भाग ना जाए। और हो कई, मैं आपको बताऊँ, कई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, और उसके बीच में भी हालाँकि आप निकल तो सकते हो उससे, लेकिन उसके बाद आपकी इमेज बहुत डाउन होती है इस सेक्टर के अंदर। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मायने क्या रखता है मैं आपको बताऊँ, मायने ये रखता है कि आप इंटरव्यू के अंदर जब भी बैठें तो आप सबसे पहले जिस इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने गए हैं, मेक श्योर कि आप उस शहर में रहेंगे, मेक श्योर कि आप उस शहर के अंदर उस इंडस्ट्री में काम करेंगे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है क्या होती है? गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हम कुछ भी रिसर्च और सर्वे नहीं करते, हम डायरेक्ट कंपनी से फोन आता है और हम फटाफट पहुंच जाते हैं। पता करो फेसबुक पर उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से चैट करो, पता करो उसकी वेबसाइट चेक करो, उसके सीईओ सीईओ कौन है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी गई है, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, हर चीज के बारे में पता करो। ऐसे ये बहुत गलत होता है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, उसके बाद में कहाँ फंस गई यार, कहाँ फंस गई, मेरे को निकालो यहाँ से। अरे टू हेल विद दैट, रोने से क्या होगा? मैंने थोड़ी भेजा, आप खुद चले गए। तो पहले रिसर्च करो, सर्वे करो, वहां पर पता करो आपकी, आप वहां पर जब इंटरव्यू देने वाले हो, आपकी इंटरव्यू डेट 7 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तो आप पूरी की पूरी छानबीन तो करो।
अगर वो आपको रख रहे हैं तो आप भी तो उनके साथ जुड़ रहे हो। एंड यू आर, अगेन आई एम सेइंग, यू आर एन इंडिविजुअल। आप अगर वहां पर घुस रहे हो तो पहले पता करो सबसे मिलके बात करके कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत मायने रखती है इन सब मैटर्स में। तो फर्स्ट स्टेप को लेकर बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरव्यू इज नॉट लाइक कि हमें जॉब मिलने वाली है, हम लोग उसके बाद में मंदिर जाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में अपने मिलने जुलने वालों को प्रसाद बांटेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। और फिर उसके बाद में हम बहुत खुश हो जाएंगे। असली कहानी इंटरव्यू के बाद शुरू होती है, जब आप अंदर जाते हो और बॉस जब आपको गालियां दे रहा होता है ना, या फिर कहते हैं कि गालियां तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जब वो आप टारगेट अचीव नहीं करते या कोई काम अगर नहीं करते तो आपको जब डांट पड़ती है तब पता चलता है कि यार मेरे पापा मुझे कितना अच्छे से रख रहे थे और अब ये मनुष्य किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है, यहाँ बात है कि आप हर, जैसे कहते हैं ना, कहीं भी एक बार जॉब ज्वाइन कर लो, जॉब ज्वाइन कीजिए, जाइए, लेकिन फर्स्ट पेशेंस सीखिए, टॉलरेंस पावर बढ़ाइएगा कि आपको अगर कुछ कहा जाता है कुछ भी हो तो आप पापा की परी हैं या फिर बहुत जो भी अच्छा है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन आप अगर बचपन से बहुत लाड प्यार से भी रहे हैं, लेकिन लाड प्यार ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, ठीक है। या मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये सब चीजें कि आपको वहां पर मूवीज जैसा ऑफिस नहीं मिलेगा। मूवीज में बहुत अलग एनवायरनमेंट बताते हैं, वहां पर ऐसा बताते हैं कि बॉस कोट वोट पहन के ऐसा आया है, कैबिन के अंदर बैठा है, फिर उसके बाद में आप एक फाइल हाथ में लेके गए, सर आई वुड लाइक टू गिव दैट थिंग टू यू, मैंने ये काम कर दिया। ऐसा कोई काम वहाँ पर नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, है ना, जिसमें कि फाइल कंप्लीट करके देनी है। ऐसी कोई फाइल वाइल नहीं होती आपको। एक साथ 6 से 10 टास्क मिलती है एक ही दिन के अंदर अंदर। प्लीज क्लियर इट, बस और आपको क्लियर। देखो बच्चा भी रोने लग गया है सुन के, ठीक है, तो वो वाली बात है। आप प्लीज बच्चे को म्यूट कीजिए, वरना मुझे पता है मेरी ये बातें सुनकर अच्छे अच्छे बच्चे रो जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है और उसे सच के रूप में बताना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, सेकंड इज व्हेन यू एंटर। आप देख सकते हैं दूसरी स्टेप है व्हेन यू एंटर। मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आप भी बहुत खुश हो गए, आप राजी हो रहे हो, चलो ठीक है यार नौकरी मिल गई, मजा आ गया, आखिर एक लड़की होते हुए भी मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, मैं कितनी खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना। लेकिन जब आप एंटर करते हो, आपके एंटर करते ही भारतीयों की या कह सकते हैं हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप, मैं कह सकता हूँ एक प्लीजेंट पर्सनालिटी है, देखो खूबसूरती के कोई मायने नहीं होते, गोरा काला से खूबसूरत नहीं होते, अगर आपका वजन ज्यादा है कम है उससे भी खूबसूरती नहीं होती, मैं आपको साफ बता दूं, ठीक है। प्लीजेंट पर्सनालिटी कहा जाता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि जब आप एंटर होते हो तो उस वक्त पर वहां के सारे लोग एक बार तो आपको देखकर कोई ना कोई इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई सोचता है कि यार कितनी खूबसूरत लड़की है यार, मजा आ गया यार, सही में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई है, ये है वो है, इससे बात करते हैं, ले उद्देश्य चल रहे हैं यार, चल बात करके आते हैं यार, ये ठीक है। एक बिहेवियर ये है। बॉस जो कि आपको कह रहा है हाँ ठीक है ये सब ठीक है, आप आपको ये काम करना पड़ेगा, आप कई बार नाइट ड्यूटीज, मतलब नाइट में लेट तक भी रुकना पड़ता है, सो यू विल यू सर्वाइव, सर आई कैन डू एनीथिंग, आप हाँ भी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। और फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले परखा जाएगा। परखने का मतलब ये होता है आपको एक साथ बहुत सारी टास्क दी जाएगी अलग अलग तरह, और आपको कहा जाएगा इसे कंप्लीट करके बताओ, आपका टेस्ट चलेगा। ये ट्रेनिंग ही मान सकते हैं आप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मान सकते हैं। अगर उसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, वरना आपका सुपरवाइजर या कह सकते हैं कि आपका जो आपसे जो टॉप पोजीशन पर जो स्टाफ होता है वो आपको गाइड करता है और वो आपसे इंटरेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि आप थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से परेशान भी होते हो कि इतना काम है यहाँ पर तो ऐसा है, लेकिन देखिए इनिशियल स्टार्टिंग में काम से घबराकर कभी ऑर्गेनाइजेशन मत छोड़ना, मत छोड़ना, ये गलती मत करना। देखो जहाँ जूनियर पोजीशन होती है स्टार्टिंग का, वहाँ पर आपके स्ट्रगल चलता ही चलता है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचते जाते हैं आपके अंडर में भी लोग आने लगते हैं, और अंडर में लोग आने लगते हैं तो फिर काम आने लगता है। और आप नोटिस कर लें कुछ सालों में अगर आप ऊपर की पोजीशन पर नहीं पहुँच रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग कंपनी, दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? आर यू डूइंग टाइम पास? निकलने का करो वहां से। जिंदगी भर कसम थोड़ी खाई थी इसी कंपनी में काम करूंगी, नहीं। जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिले, ढूंढो, तलाश में लग जाओ, अपना रेज्यूम, प्रोफेशनल रेज्यूम जो है फॉरवर्ड करना शुरू करो। इफ दे आर नॉट गिविंग यू ग्रोथ, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू व्हाट व्हाट इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू प्रॉपर रेम्यूनरेशन और वी कैन से प्रमोशन, अगर नहीं मिल रहा है तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन दैट कंपनी? ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कहीं एंटर होते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं, आपको 1 साल निकल जाता है या कुछ महीने हो जाते हैं, उसके बाद में भी आपकी परफॉर्मेंस को लेकर कभी-कभी बॉस बोल जाता है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड टास्क, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद में फिर भी सिर्फ एक तारीफ ही मिलती है, उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यू आर डूइंग टाइम पास अराउंड देयर। तारीफों से पेट नहीं भरता, आपका घर तारीफ से नहीं चलेगा।
आप उस दिन राजी हो सकते हो, आपका ब्लड बढ़ जाएगा लेकिन जेब नहीं बढ़ेगी। समझिए इस बात, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए लेसन है, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो वहां की रियलिटी है। सेकंड थिंग इज आफ्टर फ्यू मंथ्स, यानी कि अगर एंटर होने के बाद में जो महीने निकल जाते हैं, महीनों के बाद आपको सच्चाई पता लग जाती है कि मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर 5-6 महीने में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर काम वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहती थी, और आप बोलोगे चाहना भी होता है क्या कुछ? ऑफ कोर्स, काम हमारी मर्जी का मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, हमने ज्वाइन क्यों किया? सपोज इफ यू हैव ज्वाइन ऑन द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट, है ना, आपने अकाउंटेंट की पोजीशन पे ज्वाइन किया, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक कैबिन होगा, यहाँ एक फोन पड़ा होगा, एक लैपटॉप होगा, उसके ऊपर मैं अकाउंट्स मैनेज करूंगी, एसी चल रहा होगा पीछे की तरफ, और आपको बॉस बोलता है अरे वो अपने एनजीओ है ना, उसका फील्ड का कुछ काम है यार, तुम 3 जाओ। सर मैं तो अकाउंटेंट, अरे अकाउंटेंट क्या, तुम सब बच्चे ही हो मेरी यार, जाओ ना, पहुंचो। तो बोल के चला गया, और सुबह 5 बजे फील्ड में जाना है। फील्ड में क्या है? अरे वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब करने के लिए जाना है। यार ये अपना काम थोड़ी है यार। अरे अपना काम नहीं है, पर सर कह के चलेगा ना, मना कैसे करें, नौकरी से निकाल देंगे तो। ये डर, नौकरी से निकाल देंगे तो हु केयर्स, नई नौकरी ढूंढो, 4 नौकरी ढूंढो, 40 नौकरियां ढूंढो, थोड़े टाइम अगर दाल रोटी पे भी चलोगे। लेकिन ऐसे काम की आदत मत डालना जो आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ प्लस आपका जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे आता है। कैसा लगेगा? आपकी फ्रेंड्स, आप कन्वेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, आपने शानदार कॉलेज से एमबीए किया, और उसके बाद में आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लगे, वहाँ एक चोटी बना करके आप फाइल लेकर गाँव में जा रहे हो, और आपके किसी फ्रेंड ने वहाँ देख लिया, अरे सुनीता, व्हाट आर यू डूइंग अराउंड हियर? नहीं कुछ नहीं, वो सर्वे को निकली थी। व्हाट सर्वे? ओह व्हाट हैपेंड टू यू? आई एम फीलिंग सैड अबाउट यू। हमारा मोटिवेशन वो मार के चली गई। जॉब की अच्छी खासी वो भी चली जाएगी, क्योंकि ये लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, शुरुआत से क्लियर रखो। इंटरव्यू में बोल दो, देखिए सर ज्वाइन कर रही हूँ एज एन अकाउंटेंट, प्लीज प्लीज यहाँ तक ही मुझे रखिएगा, अकाउंट्स के अलावा किसी और टास्क के अंदर मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है, वैसे इतना फ्रीली नहीं कहा जा सकता। इसमें आप देखिएगा कि बॉस किस तरीके के हैं, वो कैसे मूड के हैं, क्योंकि बॉस जो है गुस्सैल भी होते हैं, बॉस जो है बहुत ठंडे दिमाग के भी होते हैं। ठंडे दिमाग के होंगे तो उनसे बात करके देखिएगा, ठीक है। और उनको बोलिएगा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, अब देखिए सर मैं इस पोजीशन पर हूँ तो मैं यहीं तक ही रहूंगी, क्योंकि मेरे नहीं तो पेरेंट्स कहेंगे कि तू ये जॉब क्यों कर रही है। सब सर डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो मैं बहुत मेहनत करूंगी अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन सर उसके अलावा ऐसी टास्क ना मिले जिससे कि मुझे खुद को वर्क करते करते डिमोटिवेशन आने लगे। क्लियर कहो ना, वो अपने पापा थोड़ी है, पापा भी होते तो भी हम क्लियर कह देते हैं, वो तो बॉस है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, क्या करेंगे, गर्दन काट देंगे क्या? नहीं, लेकिन कहना जरूरी होता है। आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल निकल गए, कुछ साल निकलने के बाद फिर से मैं अपनी बात पर आता हूँ। अगर वहाँ प्रमोशन मिल रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा बिहेवियर लोगों का मिल रहा है, आपको मैम मैम कह के पुकारा जा रहा है, और आप उन सबके साथ में अगर बहुत खुश हैं, तो इस परिस्थिति में दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर इन अ राइट कंपनी। आप कंटिन्यू रखिए अपने काम को, और प्लीज प्लीज इंक्रीमेंट के चक्कर में कोई और कंपनी में मत भागिए। अगर आपको एनवायरमेंट सूटेबल मिल गया है, लोग अच्छे मिल गए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको बॉस अच्छा मिल गया है, म्यूट कीजिएगा, किसी का अनम्यूट हो गया है प्लीज म्यूट कीजिए, यहाँ पर बहुत काम। विजय लक्ष्मी जी प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। मम्मी इनकी बात सुनो, मम्मी, वरना अनम्यूट करके घूमेंगे। हाँ म्यूट हो गया, थैंक गॉड। आफ्टर फ्यू इयर्स होता क्या है, कुछ साल निकलने के बाद में अगर आपको लग गया कि इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, बॉस मुझे बहुत अच्छे मिल गए हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं, फ्रेंड की तरह रखते हैं, सिस्टर की तरह रखते हैं, और उसके अलावा सारे कलीग्स मेरे फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं, इनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। अब अचानक वहां पर हो सकता है आपकी सैलरी हो 25 to 30,000 और आपको इंक्रीमेंट भी धीरे धीरे मिल रहा है। अचानक आपको किसी ने प्रलोभन दे दिया, प्रलोभन दैट मीन्स अट्रैक्ट कर लिया किसी चीज के लिए, आपको बोला 40,000 सैलरी, इस फला शहर के अंदर ये जॉब है, यहाँ पर आ जाओ। आप सोच में पड़ गए, इंक्रीमेंट मिल रहा है यार, बड़ी कंपनी है, ये है वो है, मैं क्या करूँ, चली जाऊँ नहीं जाऊँ, चली जाऊँ नहीं जाऊँ, चली जाऊँ नहीं जाऊँ। गाने ही गाओगे क्या बैठे बैठे? नहीं, सीधा सिंपल है, आप देख लीजिए वहां पर आपको सचमुच में बहुत अच्छी ग्रोथ और परमानेंट जॉब मिल रही है। कोई कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का नहीं है,
और वहाँ पर आपको अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिल सकता है तो आप इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, वहाँ पर जाइए, एनवायरनमेंट देखिए। अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो मत छोड़िए, वरना एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको काफ़ी साल हो गए हैं, एकदम से छोड़ के मत जाइएगा। हो सकता है आने वाले ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनवायरनमेंट इससे बदतर मिले, ये तो बहुत अच्छा था, तो फिर क्या करोगे? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू डू इट, वहाँ से छोड़ के आओगे और फिर उसके बाद वापस यहाँ आके, सर प्लीज़ मुझे वापस रख लो ना सर, मैं बहक गई थी। अरे नहीं, बहकना-वहकना कुछ नहीं होता है। सीधी-सी बात है, आप अपनी कंटिन्यू रखिए जो आप कर रहे हैं। और एग्ज़िट जो इसमें लास्ट वर्ड लिखा हुआ है ना स्लाइड के अंदर एग्ज़िट, उसका अपना एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आप फॉर्मल वे में अपने बॉस को बताइए कि मैं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपॉर्च्युनिटी दूसरी मिल गई है। रातों-रात सबसे बुरा पता है ऑर्गनाइज़ेशंस को क्या लगता है? रातों-रात कैंडिडेट का गायब हो जाना। मतलब यूँ कि मैं पहले बोलता मैं बीमार हो गया, उसके बाद में मुझे ये हो गया, वो हो गया, सर मैं वापस नहीं आ सकता। अरे यार! आके बोलता तो सही, 1 महीने का कम से कम नोटिस तो देता। और ये आपको पता होता है। आपको अगर वो जॉब समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पर किसी का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, कई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सीधा बोल सकते हो कि भई ऐसा है कि आई रियली डोंट वांट टू डू इट। मैं नहीं कर सकती इस इन सबको। तो फिर वो आपको कह देंगे कि चलो ठीक है, आप 1 महीने का नोटिस दे दीजिए और आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सच बोलिए। एग्ज़िट जब करना हो तब सच बोलिए और अपनी सच्ची बात बताइए आप क्या करना चाहते हैं। मैं फिर कहूँगा, एम्प्लॉयर गर्दन नहीं काट सकता। एम्प्लॉयर से घबराओ मत, वो भी आपकी तरह एक इंसान है, यानी कि आपके बॉस, आपके सर, उन्होंने भी ज़िंदगी देखी, उन्होंने भी शादी की, उनके भी बच्चे हुए हैं, उन्होंने भी सब कुछ किया। वो राक्षस थोड़ी है जो वहाँ पर वो भाला लेके बैठा हुआ है कि जैसे ही आप बोलोगे और वो भाला मारेगा और आपके छाती के आर-पार निकल जाएगा। प्लीज़ डोंट बी लाइक दैट। बहुत डर रखते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा फ़ियर आ जाता है। जी सर, ओके सर, या सर, या सर, ओके सर, सर हो जाएगा सर। अब आप कहाँ हो, बर्तन मांज रहे हो, आप वहाँ पर कपड़े घिस रहे हो, अचानक से फ़ोन आ गया और बोला कि प्लीज़ कम ऑनलाइन राइट नाउ। अपना हाँ, वो आईटी का काम था ना, वो सब कंप्लीट करो। सर, सर प्लीज़ सर, ओके फाइन सर, यस सर। मैंने फ़ोन काटा, अरे! मेरा लैपटॉप कहाँ है मम्मी? मम्मी बोले यार तू पहले साँस तो ले ले। हाँ, नहीं खाना-वाना कुछ नहीं खाना, मेरे को अभी फटाफट नहीं ऐसी ज़िंदगी किसको चाहिए? आपको चाहिए क्या? क्या क्या करना है ऐसी लाइफ लेकर के ज़रा बताएँगे? प्लीज़ कीप काम। और आपको ऐसा लगता है तो आप एग्ज़िट करके नई ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है? मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? मैं पहले सोचता था इंडिया के अंदर जॉब्स नहीं है, लेकिन जब मेरा इंटरेक्शन काफ़ी लोगों के साथ हुआ तब पता चला जॉब्स बहुत है, लेकिन करने के लिए उन एरियाज़ में लोग नहीं है। जैसे मैं अभी अगर आपको बताऊँ कि कुआलालंपुर जाना है नौकरी के लिए, आप नहीं जाओगे। कलकत्ता जाना है, नहीं जाओगे, अगर आप उस एरिया से बहुत दूर रहते हो, लेकिन अपॉर्च्युनिटी कहीं पे आ सकती है। लोग जो फ्लेक्सिबली चले जाते हैं, वो कर लेते हैं और जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो मम्मी-पापा को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, वो फिर कुछ भी नहीं कर पाते। वो फिर यहाँ पर 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 के अंदर अपनी लंबे टाइम तक जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते तब तक उनका समय चलता ही रहता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे वैसे बिहेव भी करती है। सो बी फ्लेक्सिबल। अब आप बोलोगे सर कहना आसान है, मेरे पापा से आके मिलो। मुझे है ना रात को 8 बजे बाद में यहाँ से वहाँ नहीं जाने देते। और आप कह रहे हो वहाँ चली जा, वहाँ चली जा, ये क्या आसान काम है क्या? कहाँ से आया लंबे बाल वाला ये? बट द थिंग इज़ दैट पोज़ीशन ऐसी बनाइए, कुछ टाइम रुक जाइए, थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आइए। आपकी एक सर्टेन एज के बाद में आपके फादर आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपकी शादी भी हो जाती है, तो शादी ऐसे ही नहीं हो जाती आजकल। अपने हस्बैंड को कहिए कि देखिए जॉब करना चाहती हूँ और इस डिज़ायरेबल फ़ील्ड में करना चाहती हूँ और आप इसके लिए राज़ी हैं, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ह होने वाले हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड शादी हो गई फिर नए किसी और आई एम सॉरी अबाउट इट। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप पार्टनर भी चूज़ करें तो उस वक़्त पर उसको भी बोलिए कि भाई ऐसा है कि जॉब करना चाहती हूँ, प्रोफ़ेशनल बनना चाहती हूँ, तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ। तभी तो मैं क्विज़ अलायंस के अंदर मैं इस तरीके से सेशन भी अटेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोफ़ेशनल बनना है। मैं दिन भर चूल्हा-चौका करके नहीं रह सकती। पढ़ाई क्यों कर रही हूँ मैं फिर? 18, 19, 20 साल तक अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद में अगर मुझे हस्बैंड आके बताता है तू जॉब करेगी या नहीं करेगी, तो मुझे पढ़ाई क्यों रियली? चलिए इसके बारे में नहीं बात करते हैं, आगे चलते हैं, राइट? चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। अब आते हैं सबसे मेन स्लाइड के ऊपर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा ज़रा। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैं आपको जो ये स्लाइड बताना चाहता हूँ, ये इस पूरी प्रेज़ेंटेशन की, आज की प्रेज़ेंटेशन की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। क्योंकि आपको इंडस्ट्री में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है और आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, मैं बिल्कुल खुले मुँह से बोलूँगा। ठीक है? यहाँ पर जो जितनी भी गर्ल्स हैं प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा जो बात मैं कहने वाला हूँ और साथ ही साथ में मोनिका आप भी इसे एक हेल्दी वे में लीजिएगा जो भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे कहा गया था कि सर आप वो सब चीज़ें बताइए जो सचमुच में होता है या जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो
इसमें आप मुझे अपना एक वेल विशर, एक मेंटर मानकर आप वो सब सुन लीजिए आज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो एग्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो और कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह, जहाँ भी जॉब करने के लिए आप जाएँ, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेस हो, इसमें दूसरे सारे सेक्टर्स आ गए, बिज़नेस सेक्टर, एफएमसीजी हो गया, या आप लोगों के कह सकते हैं कि माइनिंग सेक्टर हो गया या मिनरल सेक्टर हो गया, एक्स-वाई-ज़ेड, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं। तीसरा आपके इंस्टीट्यूट और इसके अलावा आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, होटल्स हो गया, आपके एविएशन सेक्टर हो गया, आप कहीं भी जाएँ, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है और इससे आपको निपटना चाहिए। सबसे पहला है माइक्रो एग्रेशन। इसका मीनिंग ये होता है, देखो बच्चों, ध्यान से सुनो सारी की सारी गर्ल्स, ब्यूटी का क्राइटेरिया कभी गोरापन या कालापन होता ही नहीं है, ठीक है? अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे ये फलाँ लोग ही पसंद है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है? और ऐसा कई बार कई इंडस्ट्रीज़ में होता है, ठीक है? कि ऐसा होता है कि सर्टेन इंडस्ट्री लाइक एविएशन हो गया। अब एयर होस्टेस बनने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर फिगर, हाइट और साथ ही साथ में वो लुक्स चाहिए होता है। और उसके अलावा वो बहुत मेकअप भी करते हैं उनके, ताकि उनको बहुत खूबसूरत दिखा सकें। क्योंकि लोग ही इतने अपने यहाँ पर इतने बुरे हैं कि उनको हमेशा सामने गोरी-चिट्टी ऐसी दिखती हुई वो एक वो फेक जो पर्सनैलिटी है ना, वो उनको दिखनी चाहिए। ठीक है? जबकि रियल लाइफ़ क्या है ना, उससे लोग ही अनजान हैं असल में, मेल्स ही अनजान हैं। मैं एक बात बता दूँ, हमारे जैसे मेल्स, मैंने बहुत ज़िंदगी देखी तो फिर उसके बाद में मुझे पता चला, आपकी एबिलिटी आपको आगे बढ़ाएगी। इंडस्ट्री में आपका वेलकम भी होगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर कि वेलकम नहीं होता है, जब अगर हमारा कलर थोड़ा-सा डल है या कह सकते हैं हम ओवरवेट हैं या फिर दुबले हैं। देखो यार, कौन-सा शरीर खूबसूरत होगा, ये हम इंसानों ने डिसाइड किया। ना गॉड ने डिसाइड किया, ना किसी और शक्ति ने डिसाइड किया। अब मैं अगर कहूँ कि यार मैं स्लिम हूँ और अगर मैं अचानक मोटा हो जाऊँ, तो उसके बाद में भी मैं अपने आप को डिमोटिवेट होने नहीं दे सकता। मेरी जो टास्क होगी मैं कंप्लीट करूँगा। ऐसा नहीं है कि, और मोटापा क्या है? कुछ नहीं है। आपका शरीर जो है उसमें फैट का लेवल थोड़ा-सा बढ़ गया है और वो आने वाले वक़्त में कम भी किया जा सकता है, समथिंग लाइक दिस। आपकी कइयों की हाइट अगर छोटी है, तो इंडियंस हमारे यहाँ पर ये एनवायरनमेंट है, लोग पागल है, उल्टा-सीधा बोलते हैं। लेकिन छोटी हाइट वाले भी जो है आसानी से कई बड़े-बड़े काम कर चुके हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया। तो हम ये नहीं मान सकते कि छोटी हाइट है तो हमारे को यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ जॉब नहीं मिलेगी। जितना आपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को बढ़ाया, इंडस्ट्री में उतना आपका वेलकम होगा। आप जितना शार्पली काम कर पाओगे ना और आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, आप वहाँ पर राज करोगे। और ये जो लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े जो बड़े-बड़े लोग होंगे ना, वो आपको जी मैम करते हुए बुलाएँगे। और ये लाइव एग्ज़ाम्पल्स मैं देख चुका हूँ। मैंने तो ऐसी-ऐसी वुमेन भी देखी हैं जो उन मेल एम्प्लॉइज़ जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनसे यहाँ हाइट पे आ रही थी। लेकिन वो एक बार चिल्लाती थी और वो 3 के 3 मेल दौड़ते थे इधर से उधर, क्योंकि वो मार्केटिंग मैनेजर थी और वो तीनों के तीनों जो है वो एग्ज़ीक्यूटिव थे। तो पोजीशन जो है ना, वो बहुत मायने रखती है। और ये माइक्रो एग्रेशन यानी कि आप पे जो सूक्ष्म हमले होते हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ कहा जाता है, उसका माइंड करना बंद कर दो। अगर आपको ये कहता है, "यार रंग जो है वो फेयर नहीं है यार तेरा।" "नहीं है, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। मेरा मैं हूँ ही ऐसी, बहुत अच्छी हूँ मैं इसके लिए।" अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर दो। मतलब ये है कि आप अपने पहनावे को, अपनी हेयर स्टाइल को, आप किस तरीके से अपने ऑर्नामेंट्स को वियर करती हैं, आप क्या-क्या चीज़ें पहनना पसंद करती है, उसे इम्प्रूव कीजिए, है ना? वो चीज़ें आपको प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी बना देगा। अगेन मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी। प्लीज़ेंट पर्सनैलिटी एक अलग थ्योरी है और ब्यूटी जो हम गधों ने बना दी ना इंसानों ने, वो एक बिल्कुल ही अलग थ्योरी है, जिसमें ये बता दिया कि ये खूबसूरत दिखता है, ये खूबसूरत नहीं दिखता है। अरे हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ठीक है? हमारे अंदर ये सब चीज़ नहीं है। अभी मैं धूप में घूम रहा हूँ, देखिए ये हाथ और इसके अंदर आप डिफरेंस देखिए, क्योंकि बाइक चलाता हूँ, बुलेट पड़ी हुई है वहाँ पे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कलर टोन है और यहाँ पर है, क्योंकि अब आप बोलोगे सर फेस ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा वो बाँध के और हेलमेट-वेलमेट लगा के और फिर चलता हूँ, तो इस रीज़न की वज़ह से। लेकिन ये मैं ढक नहीं सकता, हमेशा ग्लव्स नहीं पहन सकता, तो आप देख ही सकते हैं। तो अब कोई मेरे हाथ देखकर बोलेगा, "यार तू हाथ से तो इतना गोरा है काला है, मुँह से इतना गोरा है, तू कैसा इंसान है?" जैसा भी हूँ मैं हूँ। मेरे बाल अगर अजीब हैं तो अजीब हैं, ये मेरी अपनी चॉइस है। खुदा ने मुझे ऐसा बनाया और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ गई, आप अपने आप को इन्फीरियर समझना बंद कर दीजिए और आप एक नई शुरुआत करें। ये आपके लिए है मोटिवेशन। चिंता ना करो, आप सभी बहुत खूबसूरत हैं। आपके अंदर खुदा ने वो रहमत बख्शी है, आपका नेचर इतना अच्छा है, आप कितने हेल्पिंग हैं, आप सबका इतना ध्यान रखती हैं, आप अपने मदर-फादर का इतना ध्यान रखती हैं, और क्या चाहिए यार? और क्या कमी है? कुछ नहीं है। ये तो पागल है सब लोग, हर कुछ बोलते रहते हैं तो इसलिए। नंबर 2nd पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, दैट इज़ इमेज।
मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी अगर कोई भी गलत इमेज बनाने की कोशिश करे, उसकी परवाह मत करो। होती है परवाह, ऐसा गुस्सा आता है, सब कुछ है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई आपको ऐसे बता रहा है आपके पहनावे को लेकर, या आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको लेकर अगर कुछ भी बोलता है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए उस चीज़ को। पर इंडस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है? इंडस्ट्री में आपको इमेज का ऐसे ध्यान रखना है, देखिए, बहुत ज़्यादा घुलिए-मिलिए मत एकदम जाते। अगेन आई एम सेइंग यू, कई गर्ल्स की आदत होती है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स रही हैं मेरे अंडर में। तो वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट नेचर की होती है। आप जानते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट गर्ल्स क्या करती हैं, उनको थोड़ा बहुत क्या है कि अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। Sir, you are unmute. क्या होता है, रीज़न की वजह से गले लगा लेना मीन्स लड़कियों को गले लगा लेना, या फिर ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है जहाँ पर वो बहुत बोल रही होती है, या फिर खाना खाने का वक़्त आता है तो बहुत मस्तियाँ कर रही है, या चुलबुली है। तो यार बेचारा, लड़की की गलती नहीं है, बिकॉज़ इट्स हर नेचर, उसका उसका है ऐसा। लेकिन पता है, कई मेल्स होते हैं या कई फीमेल्स भी होती हैं जो बहुत गलत इमेज उस लड़की की बना देती है। यार ये लड़की सही नहीं लगती यार, देखो तो हरकतें देखो, सर से कैसे बातें कर रही है यार। अरे भाई, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम पहले पढ़ के आओ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो कि बहुत कम इंटरेक्ट करता है किसी भी अनजान से। वो मिलता है तो चुपचाप रहता है, ज्यादा से ज्यादा नमस्ते कर देगा, उसके बाद वो हट जाएगा वहां से, खुद का मोबाइल चलाने लग जाएगा। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो घुल मिलता है आगे से। तो ये तो खुशी की बात है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सट्रोवर्ट आया, लेकिन क्या करे लोगों का यार, है ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी इमेज बना कर चलते हैं। अब कई बार कई बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कहते हैं किसी की परवाह मत करो, किसी की मत सुनो, लेकिन सुननी पड़ती है यार दोस्त। होता क्या है, इंडस्ट्री में आपको बैठना है, वो महात्मा वहां नहीं बैठेगा, आपको बैठना है। और वो सारे लोग जो आपकी इमेज बनाकर बैठे हैं उनके बीच में रहना है। अगर आप मानते हैं कि वहां पर आपके साथ सही ट्रीट नहीं हो रहा है, तो वहां से निकलने का करिए, ठीक है? या फिर तो आपके बॉस से शिकायत करिए कि ये लोग उल्टी सीधी इमेज बनाते हैं मेरे सामने, मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। चुप मत रहिए। कई बार होता है गर्ल्स चुप हो जाती है, हु केयर्स यार, लेकिन वो इमेज बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई अजीब सा टॉर्चर मिलता है, आपको ब्लैंक कॉल्स आने लगते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो जनरेट हो जाती है। तो बॉस को इसकी शिकायत कीजिए कि देखिए मुझे ये परेशानी हो रही है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, वरना मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। इमेज क्रिएट करते हैं लोग, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं। आप सही हो, जब आप सही हो तो फिर आप घबराते किससे? टेंशन मत लो। और कोई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है कि कई लोग हैं जो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो उनके सामने जाकर क्लियर करो। सबसे बेस्ट आइडिया होता है। हम ये करते हैं कि हम फिर क्या करते हैं, हमारी ऐसी आदत होती है कि हम उनकी भी बुराइयाँ उनके पीठ पीछे करने लगते हैं। जैसे ही कोई तीसरा पर्सन, वो थर्ड पर्सन मज़े लेता है, वो क्या करता है, उससे सुन लेता है, फिर हमें आके सुनाता है, फिर हमसे सुन लेता है, फिर उससे जाके सुनाता है। हम दोनों की एक शीत युद्ध है, या कह सकते हैं दूर की लड़ाई चलती रहती है, और वो बीच में मज़े लेता रहता है। सबसे पहले तो उसको जूते मारो, साले तू कर क्या रहा है? लेकिन उसके अलावा संभल के रहो ऐसे लोगों से, और उन्हें सामने जाकर क्लियर करो कि देख यार तनीषा, तुझे मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं मैंने कभी तेरे काम के अंदर इंटरफियर किया? देन व्हाई यू आर इंटरफियरिंग? चल मुझे प्रमोशन मिला, चल मुझे ये सैलरी मिली, या मुझे ये इंसेंटिव मिला, मेहनत है यार, तू भी कर। लेकिन ये इस तरीके से मेरे साथ बिहेव मत कर, अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सीधा बोलिए ना। अब आप तनीषा को दूर से देख रहे हैं, तनीषा कोई है तो नहीं इसमें, तनीषा नाम की लड़कियाँ अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल। वहाँ पर दूर खड़े-खड़े आप उसको गुस्से से देख रहे हो, फिर इग्नोर कर रहे हो, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, नहीं, दैट इज़ मिसकम्युनिकेशन। हो सकता है कि आप दोनों को किसी ने भड़काया हो, तो आप इसे सबसे पहले क्लियर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इमेज डाउन होती है ऑर्गनाइज़ेशंस में। और फिर क्या होता है, हमारा सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर हमारा दिमाग पूरी टाइम उसी में लगा रहता है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसने क्या बात करी, उसने क्या बात नहीं करी, सबका ध्यान उसमें लगा रहता है, और कोई भी काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। हम अपना 100% नहीं दे पाते, हो सकता है हम 70% दे रहे हैं, लेकिन 30% हमें ये प्रॉब्लम्स परेशान कर रही है। सो अगर ऐसा होता है तो उसे क्लियर करें। नंबर थर्ड पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल इश्यूज इन प्रोफेशनल लाइफ। देखो यार बच्चों, आप सब जो गर्ल्स हैं मेरे सामने, एक बहुत आपकी अंदर की बात मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कईयों के बॉयफ्रेंड भी होते हैं, कईयों के फ्रेंड्स भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो बन ही जाते हैं आजकल। ऐसा नहीं होता है कि 16-17 की उम्र हुई और अरेंज मैरिज करा दी, वो 25-30 तक होती है, तब तक हमारी लाइफ में कोई ना कोई आता है, ठीक है? ये रियलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, होगा। और फ्रेंड बनते हैं या बॉयफ्रेंड बनते हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो बनता ही है।
लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई आ गया, अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, वहां पर रूल है कि आप मोबाइल ज्यादा ना चलाएं। बोल दिए, रूल है भाई, मोबाइल ज्यादा मत चलाओ ना, इसको क्यों आप रन कर रहे हो। प्लस साथ ही साथ में ये भी कहा गया है कि आप है ना, मतलब यहाँ पर स्माइल रखिए, यहाँ पर खुश रहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर टेंशन वाला माहौल नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसी बातें चल रही है और हुआ ये कि आपके अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ किसी पर्सनल को नहीं बता रहा ना, मुझे तो पता भी नहीं मेरे सामने कौन है, लेकिन ये जनरल बता रहा हूँ। झगड़ा हो गया, अब आप टेंशन में आ गए हो, अब आपको बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पर्सनल इस इश्यू को प्रोफेशनल लाइफ में मत आने दो। जैसे ही आप ऑफिस में घुसे, उसके बाद आप ऑफिस के हो, आप वहाँ से पैसा उठा रहे हो, तो आप वहाँ काम करो और उसको बोल दो, देख तेरा और मेरा जो झगड़ा है वो मैं दिन में सॉर्ट आउट करूंगी, अभी मैं मोबाइल पे कुछ काम नहीं करना, कुछ भी बात नहीं करना चाहती। वरना क्या होगा, आप मोबाइल लेकर बैठे रहोगे, उससे मतलब रेगुलर चैट नहीं कर रहे हो, फिर भी उसको एक मैसेज किया, उसके बाद वापस अपनी एंट्रीज करने लगे, फिर एक मैसेज किया। व्हाई यू आर डूइंग दिस? रात का टाइम है ना, पूरा फ्री है, जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप बात कीजिए, ठीक है। मैं खुद मना नहीं करा, मैंने ये तो नहीं कहा मोबाइल रख दो, नहीं। कई लोग बोलते हैं मोबाइल रख दो, आती मत लगाओ, ऐसा आज की डेट में हो ही नहीं सकता। हम किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? मोबाइल से कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसा कोई अगर पर्सन है या ऐसी कोई इश्यू है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप नहीं आने देंगे, ये आपको कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आपको रुला देगी और इसी से आपकी इमेज भी क्रिएट हो जाती है। पता है होता क्या है, आप अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे लड़ रहे हो, कुत्ता, तू कुत्ता, साले तेरे बाप को बोल, मेरे बाप को क्यों बोल रहा है, हो रहा है, सबने सुन लिया। वहाँ बैठे हुए हैं शर्मा जी, वर्मा जी, वहाँ पर वो अनीता बैठी हुई है, वो बैठा हुआ है, सबने सुन लिया, लग गए। अब वो क्या करेंगे, अब वो जाकर, ये पता है इसकी तो कोई है, कुत्ता बोल रही थी उसको, कुत्ता। और ये खुद इमेज क्रिएशन वहां पर शुरू हो जाएगा आपका। तो आप ऐसा करते ही क्यों हो? अपने बॉयफ्रेंड से जब आपकी अच्छी बन रही हो ना, उसे समझा के रखो, देख भाई नौकरी है, वहां जाऊं तो इसको लेकर मत बिठाना, तू तेरे भले कुछ भी कर, तू ठाला है तो तेरी मर्जी आज कर, ठीक है, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जॉब लगी है, चली जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस रीजन की वजह से मुझे तो काम करना है। और अगर मैं काम कर रही हूँ तो प्लीज बीच में इंटरफेरेंस मत देना, मेरा बॉस भी नाराज हो जाएगा। और उससे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, अपने पर्सनल इश्यूज ये सारे के सारे जो है वो शेयर कर देना। दीदी, कोई है आपसे सुपीरियर, एक मैडम है, दीदी, दीदी ये अविनाश है ना, 10 दिन से फोन कर रहा है, मैं काट रही हूँ, अरे कौन अविनाश, कैसा अविनाश, दीदी को क्या लेना देना। लेकिन दीदी भी चटकारे ले गए, अविनाश से बात करा जरा मेरी। अरे यार तुम लोग क्या इन सब चीजों के अंदर पढ़ रहे हो, बेवकूफ हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी मत सामने आने दो कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके साथ कौन है। इफ समबडी इज आस्किंग यू, हे डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, नो, नहीं मैंने तुम्हें उस दिन पल्सर पे किसी के साथ घूमते हुए देखा था। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंड है, मैं जा रही थी सब्जी लेने के लिए, तुम भी चला करो, तुम मेरे लिए सब्जी खरीद लिया करो, पैसे मैं नहीं दूंगी। बी स्मार्ट इनफ, दिमाग चलाओ, दिमाग, दिमाग को घुटनों में मत रखो कि आप सारी की सारी अपनी पर्सनल लाइफ और पर्सनल इश्यूज आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बांट रहे हो। बोले सर मैं सबको थोड़ी बताती फिरती, एक जने को बताओगे सबको पता चल जाएगा। स्मार्ट इनफ, क्या कमी है आपके अंदर, आपके दिमाग में कोई कमी है क्या? कमी होती तो आप यहां तक नहीं पहुंचते, आप अपने बीकॉम बीबीए तक नहीं पहुंचते, या फिर आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को आप कंप्लीट कर ही नहीं पाते अगर इफ यू डोंट हैव माइंड। इस्तेमाल करो, कभी भी किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी मत बताओ। What the hell are you doing? आप कुछ भी करो यार, आप कहीं डांस कर रहे हो, आपके हाथ में बियर की बोतल है, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको प्लीज किसी को शेयर मत करो। ऑफिस वालों को इंस्टाग्राम पे और सब पे फॉलो करने मत दो, उनको सबको ब्लॉक कर दो, जो करना है करो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी इमेज को हमेशा सुरक्षित रखना है। मेरी एक फ्रेंड है, वो गुड़गांव में ही रहती है, उसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, वो ऑफिस से जाने के बाद करती क्या है मुझे खुद को नहीं पता। मैं कई बार उससे पूछता हूँ, सो व्हाट डू यू डू आफ्टर योर ऑफिस? अपना काम कर। ओह थैंक यू सो मच, चलो यार यहाँ से। सो द थिंग इज दैट शी डोंट वांट, ठीक है ऑफिस में बहुत अच्छे से बात भी करती है, वो सब कुछ चाय वाय भी साथ में पीती है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, हाँ नरेन ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, अब आपको ट्रेनिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा, मैं यहाँ जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन से पूछ के देखो आप, जो झूठा पड़ेगा ना, उसके बाद में आप उससे पूछना भूल जाओगे। दीदी गलती हो गई, अब से आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और हु केयर्स, पहली बात तो है मुझे क्या लेना देना, किसी को भी क्या लेना देना है। यू आर एन इंडिविजुअल एंड आई एम इंडिविजुअल, है ना, जानते हो आप लोग।
जब मुझे कोई लेना देना नहीं है तो उसे क्या लेना, राइट? तो हमें एक दूसरे से ये नहीं पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, या हमें सिर्फ ये पूछना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने कहा ना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार, खुद से बातें करो, ये सारी बातें खुद से करो। लेकिन शेयर किसको करोगे? बचपन की आपकी दोस्त है, आपके साथ जॉब पे नहीं है, आप उससे कभी कभी वीकेंड पे मिलते हो, उसे बताइए। क्योंकि शेयर नहीं करेंगे तो यहाँ आपके छाती के अंदर सब कुछ जम जाएगा, जैसे कि वायरस जम जाता है। और मम्मी को बताइए, आपकी मम्मी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, कईयों की है, ऑब्वियस सी बात है। मेरी मदर्स को मैं कुछ भी नहीं छुपाता। ठीक है, मैं मेरे साथ कौन लड़की बैठी है मैं सब बता देता हूँ कि देखो हम कैफे पर बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं। तो क्या है, छुपाने से क्या हो जाएगा? क्या मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा इसके लिए? ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मदर से शेयर कीजिए, आपकी फ्रेंड से शेयर कीजिए, दैट विल बी वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अपने ऑफिस में नो, बिल्कुल भी शेयर नहीं कीजिए, वरना इसका फायदा कोई भी उठा सकता है और आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल एंड पर्सनल जेलसी, जलन, आग, अंदर उठने वाला ये तूफान। आपने अगर कुछ अचीव कर लिया, आप दिखने में जो है प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, आपके अंदर वो बात है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, बॉस आपसे इंप्रेस्ड है, तो समझ लो आपका जीना हराम हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर ये क्या बोल रहे हो? ये तो एबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में जेलसी आपको देखने को मिलेगी, आप इससे नहीं बच सकते। इंडिया जैसी कंट्री में आप नहीं बच, ठीक है, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जेलसी नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत कम है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि शायद 5% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती होगी जहां आपसे कोई जेलसी ना रखे, अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो तो इससे निपटने का तरीका ये होता है कि उनसे भी बात करें, इंटरेक्ट करें, और साथ ही साथ में अगर उनको कोई ऐसी प्रोफेशनल जेलसी आई है तो उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी एक अच्छा काम कर सके। ठीक है, अच्छा काम करो, आप भी मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ में वर्क करो, तो वो सब कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल समबडी हु इज फ्रॉम एमएलएम इंडस्ट्री, ठीक है, अगर ऐसा होता है, वो बहुत पैसा कमा लेता है, साथ ही साथ में अपनी जॉब भी कर रहा है, अचानक उसने एक कार ले ली, ये कार वाला वो बेकार, तो प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद में वो आपसे जेलसी भी रख रहा है, आपसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, तो उससे क्लियर करो, भाई एक दिन तेरे पास में भी आ जाएगी, चिंता ना कर, और मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रोफेशनल जेलसी ना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आपको जैसे ही पता चल जाए तो आप उससे इंटरेक्ट करो, उससे कम्युनिकेट करो, और उससे चीज क्लियर करो कि यार ऐसा नहीं है कि मेरा अच्छा टाइम है और तेरा बुरा टाइम चल रहा है, सबका टाइम अलग अलग होता है यार, तेरा भी आ जाएगा। वो तो यार ऐसे नाराज मत हो, चल यार आज शाम को अपन कॉफी पीने के लिए चलते हैं, तो ऐसे मत कर। बी स्मार्ट इनफ, अगेन आई एम सेइंग यू। वरना जेलसी तो ऐसी चीज है ना कि वो इंसान आपको काटता 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 पता नहीं क्या कर दे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसे इग्नोर करते रहेंगे और वो आपके खिलाफ जाल बुनता रहेगा, माचिस फेंकता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जजमेंट, ऑब्वियसली मैंने इमेज के बारे में बताया, वैसे ही जजमेंट, लोग जज करना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप अगर ऑफिस के बाद में किसी के पास बाइक, किसी के साथ बाइक पर बैठ के चले गए तो जज कर लिया कि ये कौन है क्या है, या फिर उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए हैं छुट्टियां मनाने के लिए, वहां पर आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ऑब्वियसली पहनोगे, बीच पे कोई हम सूट पहन के या फिर ये शर्ट पहन के तो मैं घूमूंगा नहीं। लेकिन फोटोग्राफ्स अगर आपने वो अपलोड कर दिए और वो आपके ऑफिस वालों ने देखो तो जज करना शुरू कर देते हैं कि यार ये लड़की है, वो चीज़ें रहती ही है, देखिए जजमेंट का रहता है। तो इसकी भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही है। अगेन आई एम सेइंग यू, सोशल मीडिया पे उन सब लोगों को, आप जब भी कोई ऐसी पोस्ट डालो या ऐसा कुछ है तो उन सबको ब्लॉक करो। ठीक है, सारे ऑफिस वालों, आप बोलो वो सब नेचर से बहुत अच्छे हैं, मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, मानता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बात आप मान, दैट्स इट। तो फिर आप हमेशा बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे और सही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज टीजिंग एंड इंटरफियरेंस। कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको हावी मत होने दो कभी भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि आप इंट्रोवर्ट नेचर के हो और आप बहुत ज्यादा उसको जवाब नहीं दे पा रहे हो, घबरा रहे हो, अपनी किसी कलीग से शेयर कीजिए, अपने बॉस से शेयर कीजिए अगर वो अच्छे हैं तो, या फिर आप शिकायत डाल सकते हैं, और अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर करना बंद मत कीजिए। अरे ये तो छोटा मोटा है यार राजीव, तो इसको तो मैं ही निपट लूंगी, नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। उल्टी खोपड़ी के लोग भी होते हैं, और वो कहाँ से आ जाए हमें क्या पता यार। आपको सपना आ रहा है क्या कि वो कैसा है क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका तो आ गया दिल उसके ऊपर, वो पागल हो रखा है, वो रात रात भर सोचता रहता है बेवकूफ, हमें पता ही नहीं, हम तो सो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर ये पागलपन बढ़ता चला गया और परेशान करना, हैरेस करना या टीज करना उसका बढ़ता चला गया, या फिर कोई ऐसी भी हो, तो आप सबको अवेयर करके रखें इसके खिलाफ, है ना, और साफ साफ सच बताइए। आपको इसमें छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो इससे अच्छा पहले से उस प्रॉब्लम को आप शांत करने की कोशिश करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पलेसनेस।
देखिए बच्चों, अब बहुत ज़्यादा आपके अंदर की कुछ बात बता रहा हूँ मैं। आपके क्या होता है कि कई तरीके की डिस्क्रिमिनेशन तो होते हैं, जैसे कि आपके हो गया पे स्केल को लेकर, जो आपके हो गया हॉलीडेज़ को लेकर, आपके हो गया जेंडर को लेकर बायसनेस होती है या ऐसा कुछ तो होता ही है। लेकिन बच्चियों, आपके जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, उस वक़्त पर कई गर्ल्स के फर्स्ट डे पे बहुत पेन रहता है, बहुत दर्द होता है। और उस वक़्त पर क्या होता है, गर्ल्स कई बार मुझसे पूछती है कि सर ऐसा टाइम हो तो हम क्या करें? बॉस ये कहता है इक्वल होते हैं भई, मेल और फीमेल तो। तो जब मेल को छुट्टी नहीं मिल रही तो तुम्हें कैसे मिल सकती? नहीं, नहीं काम करो, यहाँ बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। आप अगर अपनी कलीग से भी शेयर करते हो ना, जैसे आपके साथ कोई मैडम है, कोई है, तो भी कहते हैं यार बेटा सबको होता है। सबको होता है बेटा, सहना पड़ता है बेटा, बैठ जा। एक काम कर, हेड डाउन कर ले। ये तो स्कूल से ही है अपना, हेड डाउन कर लो। जिसको देखो हेड डाउन कर लो। अरे हेड डाउन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपका ये दर्द समझ सकता हूँ। बहुत पेन होता है, ठीक है? मेरे भी मदर है, मेरे भी सिस्टर है, मुझे मालूम है, ठीक है? इस टाइम के लिए ये हॉलिडे आप बचा कर रखिए। मंथ में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीएल तो मिलती ही मिलती है। इससे ज़्यादा मिलती है, लेकिन एक सीएल मिलती है। इस डे के लिए आप बचा कर रखिए, क्योंकि आप उस वक़्त पर अचानक कुछ इमरजेंसी बताकर छुट्टी ले सकते हैं। एक इमरजेंसी लीव हर ऑर्गेनाइजेशन देती है, उससे टाइम पास में मत बिताना। ऐसा नहीं है कि अरे! एक इमरजेंसी लीव तो है, चलो मूवी देखने चलते हैं, मूवी संडे देख लें। ठीक है, लेकिन एक ऐसा वक़्त जब आप बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, उस वक़्त आपको आराम चाहिए। अब आप क्या आप उस दिन अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में आ गए तो आप क्या करेंगे? काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, उस दिन बहुत पेन हो रहा होगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं कैसे इतनी सारी फाइल्स, मतलब इतनी सारी जो ये ऑनलाइन एंट्रीज़ है, ये मैं कैसे कंप्लीट करूँ? नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा ये है कि उस दिन आप लीव लीजिए, घर पे आराम करिए, पूरा आराम लेने के बाद में अगले दिन तरोताज़ा होकर आइए और अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखिए। ये मैं ह हर एक फीमेल को राय देता हूँ, क्योंकि कोई इसके बारे में ना तो बात करना चाहता है, कोई इसके बारे में सही राय-मशवरा भी नहीं करता। लेकिन इसका अगर आपके बॉस या एम्प्लॉयर नहीं समझ सकते इस चीज़ को, उनकी नज़र में आप सब इक्वल हो तो, और उनकी नज़र में क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये कितने पेन का लेवल क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सीएल उस दिन के लिए बचा कर रखिए और स्मार्ट रहिए इस मामले में। छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएँगे, किसी को कुछ ऐसा लगेगा भी नहीं और ना डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी। सीधा बता दीजिएगा भई मदर के कोई काम आ गया था, मुझे जाना पड़ा और अर्जेंट में जाना पड़ा। इसलिए मेरे किसी कज़िन की तबीयत खराब हो गई, हो सकता है आपको कि कज़िन ही नहीं हो, तो और अच्छा है उसकी तबीयत खराब कर दो, सबसे बेस्ट है। लेकिन इस मामले में भी स्मार्ट रहिए आप लोग, है ना? तो ये मुझे एक मेंटर की तरह आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ मैं अब मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन में जो फीमेल्स मेरे साथ भी काम कर रही हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, वो भी मुझसे शेयर कर लेती है कई बार कि यार नरेन बहुत पेन हो रहा है। और मैं क्या, तो मैं उन्हें कहता हूँ तो आप आए क्यों मैम यहाँ पर? आपको छुट्टी लेनी चाहिए थी। ये सब ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त करने के लिए बैठे हो आप लोग, कि मतलब काम भी करना पड़ेगा ये सब, आप छुट्टी ले सकते हैं, आप जाइए और आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप वर्किंग मैरिड वुमन होती अगर यहाँ पर, तो मैं कुछ और भी सजेशन देता, बट जैसा कि मुझे मोनिका ने बताया है कि आप 18 टू 25 के सर्टेन एज में हैं, तो मेरे हिसाब से शादीशुदा तो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं होगी। फिर भी अगर आपकी शादी होती है तो बाद में देंगे आपको सजेशंस यार, उसके लिए भी इसमें क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है? ऑलराइट, तो अब हम इस Sir, सेशन I के am married. Sir, I am married. I am married. I am Yes, married. some of them are married. Yeah. क्या बात कर दी यार, तब तो बहुत अच्छी Yes. सर बात है। वो मैं तो आपके सर बहुत सारी हैं मैं तो लड़कियां जिनकी शादी हो गई Sir, है। I'm married. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यार आप तो बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि वो आपको क्वेस्ट अलायंस में और ऐसे इस तरीके से सेक्शन वगैरह सब अटेंड करने दे रहे हैं। आपके हस्बैंड को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे से अपनी वाइफ को जो है वो हैंडल भी कर रहे हैं और उनको सब कुछ करने देते हैं। वरना कई कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में मैं गया, वहाँ पर ये ऐसे ऑनलाइन स्टडीज़ और ये वो करने भी नहीं देते। लेकिन आपके सबके हस्बैंड की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सचमुच में। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप ये सब कर भी रहे हो और आगे बढ़ो। और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट थैंक्स करेंगे। सर। ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल 100% सपोर्ट करेंगे, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। अब हम आते हैं थोड़ा-सा ज्ञान की तरफ लौटकर, ये तो हो गई बातें। एक लैंग्वेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, दैट इज़ प्रॉक्सिमिक्स। किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो प्रॉक्सिमिक्स है बच्चों, ठीक है? प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? ये लैंग्वेज है स्पेस लैंग्वेज। ये आज की डेट में कई बड़ी-बड़ी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बोलते हैं कि हर एक एवरी कैंडिडेट मस्ट नो द लेवल ऑफ प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि स्पेस कितना क्या रखना है। स्पेस लैंग्वेज का ध्यान रखिए, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इन दैट पर्टिकुलर पिक्चर, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके पास में ज़ोन बने हुए हैं, इंटीमेट ज़ोन, पर्सनल ज़ोन, सोशल ज़ोन, फिर उसके बाद पब्लिक ज़ोन आता है।
ये जोन का आपको ध्यान रखना है अगर आप जॉब गोवर लेडी हो या बनना चाहते हो तो। कैसे, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट जोन इज इंटीमेट जोन। देखिए बच्चों, इसके अंदर आएंगे आपके सबसे ज्यादा करीबी, जैसे अभी आपने बताया कुछ फीमेल्स मैरिड है, आपके हस्बैंड, आपके सबसे क्लोज फ्रेंड, आपके मम्मी पापा, आपके ब्रदर सिस्टर, ये इस जोन में रहेंगे, बाकी इस जोन में कोई भी नहीं होता है। जोन मीन्स क्या? मीन्स ये कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, इनको आप हक कर सकते हो, हाथ रख सकते हो, इनके साथ कोई भी तकिया मार सकते हो, कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते हो, या इनके हाथ में हाथ डाल के घूम सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी, इसमें आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। यानी कि आपको अपनी इस पर्सनैलिटी का ध्यान इस लेवल पे रखना है। कौन कौन, मैं फिर बता दूं। आपके मदर फादर, आपके कुछ रिलेटिव जो बहुत ज्यादा क्लोज है बचपन से, जिन्होंने आपको रखा है, आपके ब्रदर सिस्टर, और आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी होता है, एक्स वाई जेड, जो वो लोग इसमें शामिल होने चाहिए। उसके अलावा इस दायरे के अंदर और कोई भी नहीं आएगा। मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जिन्हें आप आसानी से अच्छे से टच कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड इज पर्सनल जोन। पर्सनल जोन जो है उसमें आपको थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ती है। मतलब अगर आप खड़े हो तो कम से कम भी आपको 1 कदम की दूरी हमेशा उस पर्सन से रखनी पड़ेगी। इस जोन में आते हैं आपके डेली टू डेली मिलने वाले आपके कलीग्स, यानी आपके ऑफिस स्टाफ, आपके जो दूसरे लोग जो आपसे मिलते हैं, यानी कि आपके वैसे कैजुअल फ्रेंड्स, दोस्त जो कि सिर्फ हाय हेलो दोस्त है ना, जिनसे आप मिल लेते हो, उनके साथ आप चाय वाय पी लेते हो, बातें कर लेते हो, ये सब कुछ। या फिर वो लोग जो आपके साथ ट्रेनीज हैं या समथिंग लाइक दैट, ये वो लोग हैं। या आपके रिलेटिव्स जो नॉर्मल रिलेटिव्स, ताऊ जी की फैमिली हो गई या ऐसा कुछ हो गया, तो आप उनके साथ जनरली ऐसे रह सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये कहता है कि ऐसे लोगों से 1 कदम हमेशा दूर खड़े रहें। उनको आपको जाते ही हग नहीं करना है, उनका हाथ नहीं पकड़ना है, हर कहीं उसके कंधे पर हाथ नहीं रख देना है सांत्वना देने के लिए यूं, या किसी के सर पे ऐसे आशीर्वाद देने के लिए ऐसे हाथ रख दिया। प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। वैसे भी अब कोरोना में हाथ मिलाने का भी नहीं रहा, लेकिन उनसे आप सिर्फ हैंडशेक कर सकते हैं और नमस्ते कर सकते हैं। जैसे मैं मोनिता जी को नमस्ते करता हूँ, थैंक यू सो मच मोनिता जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आपने। इसी तरह से आप नमस्ते कर सकते हैं और हैंडशेक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स, वुमेन, क्या वुमेन आप नहीं जानते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अगर कोई हाथ बढ़ाता है, उसे कभी नमस्ते मत करिए, उसकी इंसल्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा। अगर कोई हाथ बढ़ाता है तो पूरी तरीके से उससे हाथ मिलाइए और 2 बार इसे ऐसे झटका दीजिए, 2 से ज्यादा बार। ऐसा नहीं है कि अरे कैसे हो, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, नहीं नहीं, ऐसी हरकत मत कीजिए। दूसरा ये है कि डोंट गिव डेड फिश, मरा हुआ हाथ मत दीजिए उसे, हेलो, और ये ऐसे हाथ मिलाने की आदत मत डालिए। ये हाथ मिलाना नहीं हुआ, हैंडशेक ऐसे होता है। हालांकि अभी कोरोना टाइम में ये सब नहीं होगा, तो आप नमस्ते की आदत डालिए और स्माइलिंग फेस के साथ नमस्ते, कैसे हैं? यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो आपका ऑफिस का कैसा चल रहा है, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी दिखती है इससे, वो वाली बात है। तो आप 1 कदम की उससे दूरी बनाकर रखिए और उसको जगह जगह पर टच कभी मत कीजिएगा। चाहे वो आपके अच्छा दोस्त ही ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना बन जाए, या लड़की भी कोई अच्छी दोस्त क्यों ना बन जाए, आपके वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, बॉस के सामने ही हो, सब चीजें दिखाई देती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड इज योर सोशल जोन। सोशल जोन सोसाइटी है, यानी आप जैसे शादी में गए, शादी में होता है ऐसा, जैसे ही आप गए तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें आपको देखने लग जाती है, ये तो अनिल की बहू है ना, हाँ देखो तो, साड़ी देखो। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। माफ कीजिएगा, ह्यूमर क्रिएट करने की आदत है, मजा आता है इस सेशन के अंदर, इसलिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ। द थिंग इज दैट कि सोशल जोन में सोसाइटी के लोग आपको मिलेंगे, जिनमें से कईयों का तो नाम भी आप नहीं जानते, लेकिन हाँ उनके चेहरे से आप पहचानते हैं। मम्मी या आंटी वही है ना जो अपने घर से वो ग्लास लेके गायब हो गई थी, चांदी वाली। हाँ बेटा वही है, इसका नाम क्या था? नहीं, कोई नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। बट द थिंग इज दैट कि आप शक्लों से पहचानते हो, इनसे आपकी 2 कदम की दूरी रहनी चाहिए, ठीक है। यानी दूर से इन्हें नमस्ते किया, और जब बात करने के लिए बुलाए तो इनके पास चले जाइए। अदरवाइज इनके ज्यादा ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाओगे, उनसे बात करना शुरू कर दोगे, हाँ कैसे हो, क्या हो, अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना इंटरेक्ट नहीं करना है। हम तो जानते ही नहीं, नाम ही नहीं जानते, आप कहाँ हो घुस रहे हो वहां पर जाकर। तो वो आंटी भी बोल देगी चलो साथ में खाना ले लें। हाँ आंटी प्लीज, मैं भी प्लेट ले लेती हूँ। पता चला प्लेट लेके दोनों गए, लास्ट में पता चला ये अपने लड़के के लिए आपको देख रही थी। हैं? आंटी मुझे तो लगा था आप मेरी मम्मी की बहन हो। नहीं बेटा, वो तो तुम्हारी मम्मी ऐसे ही मुझे सिस्टर सिस्टर करती है, वरना मैं तो बचपन से ही तुम्हें पकड़ के बैठी हूँ। बन गई प्रोफेशनल लाइफ। आई एम सो सॉरी। द थिंग
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड लास्ट इज पब्लिक जोन। पब्लिक जोन वो है जिसमें कि हमें कई तरीके के लोग मिलते हैं जिन्हें नाम तो छोड़ो, हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी, जैसे ट्रैफिक जाम हो गया या कोई भी ऐसी जगह होगी, तो वो लोग, अब मैं आपको बता दूं, आपके करीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है आप किसी क्यू में खड़े हो तो वो आपके पास आ जाएंगे, तो उनसे थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखिए। आप टिकट खरीदने के लिए जाएं तो टिकट खरीद रहे हैं किसी जगह पर, तो थोड़ी थोड़ी दूरी रखिए, इतना इतना स्पेस आप हमेशा रखिए उनसे। वैसे भी वो ना तो आपसे बात करेंगे, ना उनको आपसे कोई लेना देना है। हाँ, अगर आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी है तो वो आपको जरूर देखेंगे, समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज तो ठीक है, वो खड़े हैं, टिकट लेने के लिए आया हूँ, टिकट लेने के लिए आया हूँ, मूवी देखता है, गर्लफ्रेंड तो आई नहीं, अकेला देखूंगा। तो वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम पीछे खड़े हो आराम से, तो वहां पर टेंशन मत लो। लेकिन पब्लिक जोन में ध्यान रखा कीजिए कि अगर दूरी खड़ी है लोगों से, मतलब मान लीजिए आप एक कपल हैं, एक दूसरा कपल, उसके पास जाके मत खड़े हो जाइए किसी पार्क, स्पेस देखिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या सिखा रहे हो आप, नहीं नहीं, कपल नहीं, चलो ठीक है, आप अपनी मम्मी के साथ घूमने गए, ठीक है, मम्मी के साथ घूमने गए और वहां पर एक कपल खड़ा हुआ है और मम्मी और आप यहाँ पर हो, तो आप वहां पर आइसक्रीम मत खाने लग जाइए उनके सामने, ठीक है। पहले तो उनके पास आइसक्रीम नहीं है, पता नहीं आप कहाँ से ले आए। तो आप उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, ठीक है। ये पब्लिक जोन है, यहाँ पर आपको अल्टीमेटली इतनी दूरी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, इसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है आज। चलिए साहब, तो इसी के साथ में 1 बजने के लिए आ गए हैं, तो मैं अभी आपसे विदा चाहूँगा। लेकिन ऐसा है कि लास्ट स्लाइड लगा दीजिए एक बार, क्योंकि जो बातें अब रह गई हैं वो हम लोग कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल मैं फिर से आपके सामने मुखातिब होऊँगा और लेकर आऊँगा। एक बार लास्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये डॉक्टर नरेन गोयल, मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, रोज़ 50 कैंडिडेट से मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो सब इंस्टाग्राम पे मैं उन्हें फॉलो बैक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में उनकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम जो यहाँ नहीं पूछ पाते वो वहाँ पूछ लेते हैं और मैं वहाँ पर उन्हें सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो ठीक है, तो ये आदत है मेरी। लिंक्डइन पर भी अवेलेबल हूँ डॉक्टर नरेन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप बहुत अच्छे हो, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है आने वाले वक्त में। हमेशा ऐसा पॉजिटिव सोचा कीजिए तो पॉजिटिव होता चला जाएगा। हम पहले ही नेगेटिव हो गए, मेरी पता नहीं किससे शादी करा देंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं उस घर के अंदर रह पाऊंगी नहीं पाऊंगी, ये सब मत सोचो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके इष्ट देव या माता रानी से या सबसे प्रे किया कीजिए कि आपकी ज़िंदगी हमेशा अच्छी बने। मैं भी प्रे करूँगा कि जितने भी यहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ हमेशा बहुत अच्छी बने और आपको बहुत अच्छे लोग मिले हमेशा ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में अच्छे लोगों का मिलना। जैसे आज मिला ना मैं, ठीक है, अजीब सा दिखता ज़रूर हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपकी एक बेनिफिट या कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपको कभी परेशानी हो तो उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो ये सही रहेगा। तो ये आप dr.naren goel करके आईडी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अब सवाल जवाब के ऊपर आते हैं। मेरे पास में थोड़ा और टाइम है, तो फिर आप में से कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आज का सेशन एंड करते हैं। उस पर लिखा हुआ है टू बी कंटिन्यूड। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम फिर मिलेंगे कल सेम टाइम 11:30 पर। लेकिन आज भी अगर किसी का सवाल है, क्वेश्चन आंसर राउंड जैसे तो मैंने कल रखा है, कल मैं आऊंगा सोशल मीडिया के साथ में, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया की बातें तो कर ही रहा था, मैं बता ही रहा था कि मोबाइल का आपको ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। लेकिन उसके अलावा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कल जरूर लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। आप सोशल मीडिया को बहुत सीरियस ले लेते हो, तो उसको लेकर आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा फ्री करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं काम करूंगा। सभी गर्ल्स थैंक यू लिख रही हैं, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। तो मैं अगर उसे जवाब दे पाया तो मैं जरूर दूंगा। अनम्यूट करके आप जरूर पूछिएगा, राइट। और देखिए घबराइए मत, आप लोगों ने जो बोला कि सर ऐसा है कि अ, हम लोग थोड़े शाय हैं, हम लोग कभी पब्लिक स्पीकिंग हमने की नहीं है, लोगों के सामने हम बोल नहीं सकते। तो देखिए मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर तो हूँ नहीं, मेरी शक्ल से लगता नहीं है, ना मेरी बातों से लगा है आपको। तो आप खुलकर बात कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। आप कॉन्फिडेंट तभी बनेंगी जब आप इस तरीके से, थैंक यू सो मच, आप सब बहुत थैंक्स लिख रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। लेकिन सवाल पूछ लीजिए अगर आप पूछना चाहें तो, अदरवाइज मैं इसको एंड करता हूँ और फिर मैं कर लूँगा। मोनिता यार आप आइए, मोनिता अगर आप कुछ बता सकें, अगर कुछ बोल सकें, कुछ थैंक्स गिविंग अगर मोनिता की तरफ से आ सके तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। Okay, so thank you so much, and lots of thank you is coming in chat box. People अरे बहुत सारे question, if you have any question, please ask to sir.
this is the time and this is the platform where you can ask your problems, queries, challenges which you all are facing in your personal life and professional life. So please ask if you have anything, and आज जितना भी समझ आया, अगर कोई डाउट है या कुछ भी है उससे रिलेटेड, अगर आप फील करते हो कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है और आपके मन में कुछ है, तो आप प्लीज बोलिए. अदरवाइज यू कैन शेयर योर फीलिंग, टुडेज फीलिंग, कि आप अनम्यूट करके अपना फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं. एंड वी वांट टू लाइक हियर योर वॉइस, बिकॉज काफी टाइम से मैं भी बोल रही हूँ, सर भी बोल रहे हैं, बट आप लोगों का वॉइस नहीं आ रहा. सो हम आप सुनना चाहेंगे. प्लीज आप लोग भी अनम्यूट करके कुछ बोलिए. अरे अच्छी अच्छी आवाजें सुननी अच्छी लगती है यार, आनी चाहिए हेलो आवाज. सर. यस यस, अरे वाह वाह वाह, ये तो कोई सिंगर लगता है. हेलो सर, हेलो एकदम सर. सुनाई दिया मुझे तो लगा. हाँ जी बताइए. सर जैसे कि आपने बोला था कि अपन को पर्सनल लाइफ से लोगों को दूर रखना चाहिए, मतलब अपने ऑफिस वगैरह और जो कलीग्स हैं इन सबको दूर रखना चाहिए. तो अपन जैसे वो अपन से आगे से पूछते हैं कि व्हाट इज योर इंस्टा आईडी और ये सब, तो इसका अपन डायरेक्ट कैसे मना करें? ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना सर, तो उसको मना करने का तरीका यही जरा बात से तो हम बताइए. मर जाते हैं कि हमें हमेशा ये लगी रहती है कि सामने वाले को कैसा लगेगा. अरे टू हेल विद देम, कैसा किसका लगेगा, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने वाला. अपने हस्बैंड की परवाह करो, अपने माँ बाप की परवाह करो. ये सब तो आए गए लोग हैं, आ जाते हैं कल जाते हैं, आ जाते हैं कल जाते हैं. आपकी बचपन की जो आपके साथ नर्सरी में कोई फ्रेंड पढ़ती थी, ठीक है, एक आध हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसके अलावा कितनी गर्ल्स आपसे टच में. अरे ये तो टेम्परेरी लोग हैं, आते हैं, समय गुजारते हैं आपकी जिंदगी में और फिर बात करके चले जाते हैं. और आप सीधा उन्हें कह सकते हो, सॉरी आई नेवर डिस्क्लोज माय पर्सनल लाइफ इन प्रोफेशन. आप बोलो ना. उसके बाद हो सकता है वो बुरा मान जाए, कुछ ऐसा भी हो, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके वापस से, हाँ यार ये किसी को भी फॉलो नहीं करेगा, और किसी को मत करो. आप गलती कहाँ कर देते हो, जब आप 4 लोगों को तो आप फॉलो बैक कर लोगे या फिर उनके सामने आईडी शो कर दोगे और 4 को ब्लॉक कर दोगे. आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इस मामले में. और देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप उनसे बात ही मत करो, ऐसा तो कभी नहीं कहा मैंने. इंटरेक्ट कीजिए, आपके कलीग्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर की तरह है, आपके फ्रेंड्स की तरह है. वो तो आप जैसा काम कर रहे हो वैसा ही वो भी काम कर रहे हैं, तो आप उनसे हंसी मजाक भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है. और क्या जरूरी है कि वो सब आपको इंस्टाग्राम पे देखे, आपका शॉर्ट्स में कोई पिक्चर है तो उस पर लाइक करे. एक लाइक से क्या हो जाता है, खाली एक टिक कर दिया, अच्छा क्या हो गया इससे, वो टिक करके वो तो चला गया. आपको क्या मिल गया, ऐसा कोई अवार्ड मिल रहा है क्या उसके बदले में? ये सब मेंटल गेम्स है, मैं बताऊंगा इसके बारे में कल. ये सब मेंटल गेम्स है. लोग लाइक कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे लाइक करते हैं, ये ऐसे स्पीड में, ये ऐसे. आपकी पिक्चर कहाँ गई, बट आपके दिमाग में ये बैठ गया, अरे यार मेरे फोटो को लाइक किया गया. लाइक कितनी देर की टास्क है? क्या लाइक करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ता है? क्या एक पूरा कंप्यूटर का सिस्टम फॉलो करना पड़ता है? सिर्फ एक इतना सा क्लिक करना पड़ता है. और हम समझ जाते हैं कि देखो हमें कितने लोगों ने लाइक किया है. अरे दोस्त, लाइक तुम्हें सिर्फ जीवन में 5 से 10 लोग ही करते हैं. उसके अलावा सब किसी न किसी पर्पस के लिए आपके साथ होते हैं. मॉम डैड किसी पर्पस के लिए नहीं होते, आपके हस्बैंड भी नहीं होते क्योंकि वो आपका साथ निभा रहे हैं. और ऐसे कई लोग हैं जो जिनका कोई बहुत ऐसा पर्पस नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बाकी सब पर्पस से जुड़े हुए हैं. आप अच्छा काम कर रहे हो तभी तो वहां हो. एक दिन आप ऐसे ही काम चोरी करके देखो, ऐसे बैठ जाओ, फिर क्या होगा? बाहर निकालने के बारे में सोचें, ठीक है? या फिर कहेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ है. तो इन ऐसी परवाहें मत करो. आपका सिंपल सा फंडा है, आप कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो शुरुआत से इस चीज से बच के रहिए. आप वहां पर अगर कोई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेजता है तो आप एक्सेप्ट मत करिए और बोल दीजिएगा मम्मी के ऊपर डाल दो ना, माई मदर डोंट लाइक इट. ठीक है ना? इसीलिए सर, कोई इंडस्ट्री में अगर ज्वाइन करना हो, कैंडिडेट बनना हो, तो क्वेश्चन कहीं चला गया. आप एक बार अनम्यूट करके पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछिए तो मेरे लिए काफी अच्छा है. मुझे काफी इसमें हेल्प मिलेगी. किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था सामने, अगर She was asked about something like, Himanshi, can you unmute yourself and ask your question properly? ओके. सो घबराइए मत. स्किंग की इंडस्ट्री में अगर ज्वाइन करना हो और कैंडिडेट बनना हो, लाइक इंडस्ट्री में हमें एज एम्प्लॉयर वर्क करना हो, तो हमें स्टार्टअप कहाँ से करना चाहिए, लाइक हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट? सबसे पहले ये चीज देखिए कि आपने स्पेशलाइजेशन क्या लिया है, अगर आपने क्या चुना है. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने आगे जाकर एमबीए कर लिया
उसके बाद में उसमें आपने ह्यूमन रिसोर्स लिया है, मार्केटिंग लिया है, फाइनेंस लिया है, आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज़ आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोग फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन भी ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने की वजह से फाइनेंस में जॉब ही नहीं कर पाते हैं। यस, इट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इन इंडिया कि फाइनेंस मेजर करके एमबीए कर लिया, लेकिन फाइनेंस के डिपार्टमेंट में जब जॉब करनी है तो आता कुछ नहीं है। फिर कंप्यूटर अकाउंटिंग का अलग से डिप्लोमा कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी कई लोग फेस करते हैं। पहले क्लियर कीजिए अपने आप को कि आपने प्रोफिशिएंसी किस चीज़ के अंदर ली है, ठीक है? आपकी प्रोफिशिएंसी किसमें है? आप किस फील्ड के अंदर आप काम सीखे हो? और मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू हो गई है, ठीक है ना? तो सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू हो गई है, तो आप देखिए अगर ह्यूमन रिसोर्स में भी अगर आपको जाना है तो सॉफ्टवेयर होते हैं कई तरीके के, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है। आप अगर डिपार्टमेंट फाइनेंस का जॉइन करना पड़ता है तो अकाउंटिंग के भी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, आप उनकी ट्रेनिंग लीजिए पहले, ठीक है? आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले कोई डिप्लोमा ऐसा कीजिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो। जैसे कई लोग आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है सारी चीज़ें डिजिटली हो चुकी है। हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो डिजिटल है। तो वो अपनी मार्केटिंग सब चीज़ें डिजिटल लेवल पर ही करना चाहते हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो मार्केटिंग हो रही है पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, वो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। लोग अपने पोस्टर्स, बैनर्स सब ऑनलाइन ज़्यादा शो कर रहे हैं दीवारों पे और इस पे कम लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इसका बूम आ चुका है। तो इसका कोर्स करने के लिए और उसके बाद में इसमें जॉब ढूँढने के लिए कैंडिडेट्स लग गए हैं। तो सबसे पहले अपने स्पेशलाइज़ेशन को पहचानिए। कौन-सी फील्ड है जहाँ पर आप कंफर्टेबली जॉब कर पाओगे? अब जैसे कि एक मैरिड वुमन होती है, अब यार समझ सकते हैं उनके सासू जी नहीं चाहते या हस्बैंड नहीं चाहता या ससुर जी नहीं चाहते कि वो कहीं ऐसी जॉब करे जिसमें वो पूरे दिन बिज़ी हो जाए। मतलब रात को 8 बजे आ रही है, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, किसी मेट्रो सिटी में रहती है, अनसेफ लगता है, ऐसा कुछ होता है। तो उन्हें कोई ऐसी जॉब जॉइन करनी चाहिए जो पार्ट टाइम अपॉर्च्युनिटी हो, जिसमें वो अपना घर भी बाद में सँभाल सके और उसके अलावा अपनी जॉब का सपना भी पूरा कर सके। और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पर ज़्यादा मिलती हैं। इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनमें आसानी से मिल जाती है जिसमें टाइमिंग्स फिक्स होता है। 2 बजे 3 बजे फ्री हो जाएँगे। बैंक में भी ऐसी कई तरीके की जॉब्स होती है जिसमें कि आपके टाइमिंग्स फिक्स होते हैं और उसके बाद बैंक ही बंद हो जाता है, फिर उसके बाद आप निकल जाते हैं। प्रेशर टाइम में ज़रूर रुकना पड़ता है वहाँ पर। तो आप सबसे पहले अपने स्पेशलाइज़ेशन को पहचानो, आप किसमें काम करना चाहते हो, उसके बाद उसके हिसाब से अपना रिज़्यूम बिल्डअप करो। उस स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से अपना रिज़्यूम बिल्डअप करो, प्रोफेशनल रिज़्यूम। उसमें सारी चीज़ें, सारी तारीफ़ें, सारी बातें उसी तरफ फ़ोकस की हुई, उसी डिपार्टमेंट की तरफ और उसी स्पेशलाइज़ेशन की तरफ फ़ोकस की गई हो, यहाँ तक कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी हॉबीज़। फिर वो रिज़्यूम आप स्प्रेड करना शुरू करो। ऑनलाइन स्प्रेड करना पड़ेगा, हर एक कंपनी के जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, सर्च करिए, जिस एरिया में, शहर में आप जॉब करना चाहते हैं, वहाँ की कंपनीज़ के ईमेल आईडी को खोलिए, मतलब लीजिए, वहाँ से कॉपी कीजिए, hr@securemeters.com ऐसे होते हैं। कहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के अंदर या फिर जॉब अपॉर्च्युनिटी वाले कॉलम में। वहाँ से ईमेल लीजिए, मेल आईडी को कॉपी कीजिए, उसमें अपना रिज़्यूम डाल दीजिए और वहाँ नीचे लिख दीजिए, इफ यू फाइंड एनी सूटेबल अपॉर्च्युनिटी फॉर मी देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ठीक है? तो ये चीज़ आप बताइएगा, तो वो बहुत सही रहेगा। उसके बाद में आपके कहीं न कहीं से कॉल आ जाएगा। हेलो, दिस इज़ सुनीता। सुनीता, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम एचआर मैनेजर। कैन यू प्लीज़ आर यू एबल टू कम टू गिव इंटरव्यू और यू आर बिज़ी इन सम अदर टास्क? नहीं, नहीं सर, मैं तो फ्री हूँ। ऐसा तो कभी मत बोलना। यस सर, आई एम लिटिल बिट बिज़ी बट यस डेफिनिटली आई विल मैनेज। आई विल कम टुमारो फॉर द इंटरव्यू फॉर श्योर। बोल सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने आज आप लोगों को लर्निंग के साथ-साथ में मैंने इसमें ज़्यादा जो चीज़ इंक्लूड की वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ़ के कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग थी। यानी कि लाइफ़ स्किल्स जिसे कहा जा सकता है। आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। ये वो बातें हैं जो आप किसी के भी मुँह से जनरली सुनते नहीं हो, है ना? क्योंकि कोई ऐसा बोलना भी नहीं चाहता। सबको पैसा कमाना है, सबको अपना-अपना करियर बनाना है, यार सब बिज़ी हैं। तो हमसे इस वे में बात कौन करेगा? लेकिन मैं रहता हूँ इसके लिए, मुझे मुझे ऐसे बात करना पसंद है, तो मैं इसी वे में आया आपके सामने। और आई होप कि आपको वो सारी की सारी बातें जो है वो उस वे में अच्छी लगी होगी और आपने कुछ न कुछ इससे सीखा होगा। ऑलराइट मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ सेशन। मोनिका बहुत अच्छे हो आप, आपने सचमुच में इन्होंने मुझे फाइंड किया और इन्होंने मुझे फाइंड करके और फिर पकड़ के बोला कि सर आपको सेशन लेना है और इसके लिए प्रिपरेशन आप कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, आया है कॉन्टैक्ट। तो यानी आप देखिए कि ये फीमेल आपके लिए कितनी समर्पित है। ये हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा ढूँढते रहते हैं। तो आपको भी सैल्यूट है मेरी साइड से मोनिका। आप अच्छा काम करते रहिए इसी तरीके से और मैं फिर मिलूँगा आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड ओवर। थैंक यू सर।
Thank you so much. And we are Thank you, sir. glad to have you with us. And this is Thank you so very much, sir. interactive and very informative session. This is nice to, like, you can see our chat. You can see the responses. They are so good responses. Yeah. So okay, thank you so much again, and thank you so much for all of you. आप लोगों ने join किया, आप लोग बने रहे, and Thank this you so much, everybody. Thank you great so much, thing. everybody. Yes, absolutely. So हम मिलते हैं कल, कल सेम टाइम पे मिलते हैं. प्लीज ज्वाइन बिफोर 5 minutes. एंड यस, आप लोगों के जो भी फीडबैक हो, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, यू कैन शेयर ओवर व्हाट्सएप ऑल्सो, एंड सो दैट आई कैन कैप्चर दिस. Thank you so much. Yes, anyone want to say anything, or we can now close this? Okay, I think we have to close this. Okay, bye bye everyone. Take care. मिलते हैं कल हम सब लोग. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.